हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज अपने लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग थियरी एंड रेगुलेशंस का फाइनल वन शॉट। आज दोस्तों होगा फाइनल वॉर, फाइनल वन शॉट होगा, और जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिलेक्ट किया दोस्तों। यहां तक तो हमने कर लिया था, यूनिट नंबर 2 तक तो हमने कर लिया था। मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको 1 घंटे में पढ़ा रहे दोस्तों, लेकिन हमने आपके लिए 3 वन शॉट रिकॉर्ड किया। पहला वाला वन शॉट, दूसरा वाला वन शॉट, और ये सबसे डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है, जहां पे अपने लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सीखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बना बना के बस लिख के आ जाना है और कुछ नहीं करना है। ना 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 ना, कुछ नहीं करना है भाई। बना बना के बस लिख के आ जाना। बस इतना आप काम करना, इतना आप उपकार करना कि बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बना बना के आप आ जाना, ठीक है। तो दोस्त देख, आज अपने लोग क्या करने वाले हैं, आज अपने लोग यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब पिछले दिन ही आपको क्लियर कर दिया था कि अकाउंटिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। जो मैं आपको अकाउंट सिखाता हूं वो ऐसे ही नहीं सिखा देता हूं कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा। अकाउंट्स करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन रूल्स, उन मेथड्स, उन प्रिंसिपल्स को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यह लिखा रहता है कि कौन सा अकाउंटिंग कब कैसा करना चाहिए। जैसे लॉ में होता है ना कि सेक्शन 1 में कुछ और लिखा हुआ है, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, वैसे ही अकाउंट्स में रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ऐसे करके रहता है। तो बेटा जी, आप अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो आज प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज आज बहुत डिटेल्ड एकदम एग्जॉस्टिव सेशन होने वाला है, जहां पे आप लोग को एक एक चीज समझा दूंगा। बना बना के जाके लिख के आ जाना, बस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों सुनो, अकाउंटिंग थियरी में ना कुछ सम्स भी है, कुछ सम्स भी है। आप लोग बोल रहे थे कि भैया 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 प्लीज सम्स भी करा दीजिए। अरे भाई, सम्स को ऑप्शनल छोड़ना है, थियरी अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। सम्स आप लोग मत करना, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो हम आपको सम्स करवा देंगे। ये देखिए, हम सम्स का पीडीएफ भी लाए हैं आपके लिए। हम ईच एंड एवरी चीज करवाएंगे आप सबके लिए। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके अभिषेक भैया आपके साथ है। ये देखिए, ये सम्स का पीडीएफ हम लाए हैं। ये पीडीएफ, तो सम्स भी आप बना सकते हो। सम्स अगर आया तो एक दो सम्स अगर पूछ लिया तो सम्स आप बना लोगे इधर से, ठीक है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप पूछोगे कि भैया सीयू में कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 कितना पढ़ना है। तो देखिए, आपके सीयू के हिसाब से ना आपका सिलेबस जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 तक है। हाँ हाँ हाँ, आपके सीयू में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 तक है। लेकिन मैं आप लोगों को सिलेक्टिव करवाऊंगा। मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उतने में आपका काम बन जाएगा, उतने में आपका काम बन जाएगा। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो ये बोलता है कि हर बिजनेस को अपना अकाउंट्स हमेशा अच्छे से डिस्क्लोज करना चाहिए। हर एक बिजनेस को, हर एक कंपनी को अपना अकाउंट्स अच्छे से दिखाना चाहिए, अच्छे से डिस्क्लोज करना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए उसका अकाउंट्स। उसका अकाउंट्स क्लियर रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कंपेरेबल रहना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि हर एक बिजनेस को अपना अकाउंटिंग को अच्छे से डिस्क्लोज करना चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपने लोग पढ़ा देते हैं आप लोगों को AS1। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है, आप लोगों को पता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है। हाँ भैया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। तो वो लिख दीजिएगा पहले, ठीक है। आपको कोई भी एएस लिखने को आए, देखिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से लिखेंगे। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने को आए तो सबसे पहले ना मीनिंग लिखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग लिखिएगा। उसके बाद ये लिखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ICAI इशू करता है। इससे आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर आप ये सब लिखना स्टार्ट कीजिएगा, फिर आप ये सब लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 issued by the Institute of Chartered Accountant of India deals with the disclosure of accounting policies followed in the preparation and presentation of financial statement। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस है या कोई भी कंपनी है, वो कुछ भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है तो उसका डिस्क्लोजर वो सही से करे। मतलब सही से अकाउंट्स बना भाई।
आपका अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए, आपका अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS1। तो ये क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू क्लियरली स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड रूल्स। मतलब अगर मान लो कि डेप्रीशिएशन कर रहे हैं, मान लो कि डेप्रीशिएशन कर रहे हैं, तो क्लियरली उसमें लिखा होना चाहिए ऊपर में कि SLM मेथड को अपने लोग फॉलो कर रहे हैं। मान लो कि जर्नल लिख रहे हैं, तो जर्नल में क्लियरली नरेशन लिखना चाहिए। तो यहां पे बोला गया है कि कोई भी बिजनेस अगर अकाउंटिंग को फॉलो करता है, कोई भी बिजनेस अगर अकाउंट्स करता है, तो उसको क्लियरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्लियरली जो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो अकाउंटिंग मेथड है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसको क्लियरली ब्लाइंडली आप फॉलो कीजिए प्लीज। आप अगर अकाउंट्स कर रहे हो तो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके अकाउंटिंग मेथड्स, रूल्स, उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कल के क्वेश्चन पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन। बार बार बोल रहा हूं, कल के क्वेश्चन पेपर में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो AS1 यही बोलता है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अगर अकाउंटिंग कर रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से अकाउंटिंग को फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आप अकाउंटिंग कीजिए। ये बोलता है AS1। सो द मेन ऑब्जेक्टिव of AS1 is to make financial statement clear, transparent and comparable। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? AS1 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्लियर बनाइए, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्लियर बनाइए, ट्रांसपेरेंट बनाइए एंड कंपेरेबल बनाइए, so that users such as investors, creators and government authorities can understand। जिससे सारा का सारा यूजर्स आपका अकाउंट समझ पाए। मैं अगर अकाउंट सही सलीके से बनाऊं, सही तरीके से बनाऊं, तो मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे क्रिएटर्स, मेरे गवर्नमेंट अथॉरिटी सब समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? हाँ भैया समझ पाएंगे। तो यही मकसद है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यही बोलता है कि अपना अकाउंट्स को आप क्लियर बनाइए, ट्रांसपेरेंट बनाइए और कंपेरेबल बनाइए। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्लियर रहना चाहिए, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप कंपेयर कर सको एक दूसरे साल के साथ। मतलब सीधा सा बात है भाई, बिजनेस को अपना अकाउंट्स क्लियरली शो करना चाहिए। मतलब कि बिजनेस को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल रखना चाहिए, कंपेरेबल बनाना चाहिए। ठीक है, सो डज AS1 हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंसी, फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब सीधा सा बात है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बोलता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ बनाओ, फेयरनेस के साथ बनाओ, रिलायबिलिटी के साथ बनाओ। आप कंसिस्टेंस के साथ बनाओ, फेयरनेस के साथ बनाओ, रिलायबिलिटी के साथ बनाओ। और उसमें एक चीज रहना चाहिए कि कंपेरेबिलिटी रहना चाहिए। देखिए, एक अकाउंट्स ऐसा होना चाहिए ना, आप अकाउंट्स कुछ इस कदर बनाइए ना कि 2026 के डेटा को 2025 के डेटा के साथ आप कंपेयर कर पाओ। आप अकाउंट्स इस तरीके से बनाओ कि 2026 के डेटा को 2025 के डेटा के साथ आप कंपेयर कर पाओ। वैसा आपका अकाउंट्स बनना चाहिए बेटा, वैसा आपका अकाउंट्स बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, आप बना बना के लिख सकते हो। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब लिखना, दो तीन पॉइंट। ठीक है, फिर लिखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कौन करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आप लोग लिखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का मतलब क्या है। इट रिक्वायर्स एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू क्लियरली स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड रूल्स यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट्स। सीधा सा बात है। ठीक है, और फिर लिखना कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मतलब AS1 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। AS1 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कंपेरेबल रहना चाहिए। क्लियर रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और कंपेरेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो AS1 जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, फेयरनेस मेंटेन करता है, रिलायबिलिटी मेंटेन करता है। चलिए आइए, ओके, तो ये सब पॉइंट्स जो है वो सब आप कर लीजिएगा। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनी प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है AS1 का? ऑब्जेक्टिव AS1 का यही है कि भाई तुम कुछ ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। AS1 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना बेहतरीन बनाओ
एएस वन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना बेहतरीन बनाओ कि आपके जो क्रिएटर्स है, आपके जो आउटसाइडर है, वो आपको समझ पाए, आपके इन्वेस्टर्स आपको समझ पाए। ठीक है, तो कौन कौन सा एरिया को कवर किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में? किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डिप्रीशिएशन मेथड्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशंस। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए फीफो मेथड या लीफो मेथड कर रहे हैं, तो ऊपर में स्पेसिफाई कर दो कि फीफो मेथड से कर रहे हो, बना रहे हो अकाउंट्स। आप मान लो कि डिप्रीशिएशन कर रहे हो, तो ऊपर में स्पेसिफाई कर दो कि एसएलएम मेथड से कर रहे हो या डब्ल्यूडीबी मेथड से कर रहे हो। मतलब अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट्स के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, सब चीज को आप फॉलो करो, ये बोलता है एएस वन। अगर आप अकाउंट्स ही कर रहे हो, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना रहे हो, तो अकाउंट्स के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। और अकाउंटिंग और अकाउंट्स को क्लियर बनाओ, कंसाइज बनाओ, ऐसा बनाओ कि हर कोई समझ पाए। ठीक है, इसको बना बना के आपको लिखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन एज्यूम्स थ्री बेसिक प्रिंसिपल: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बेसिक प्रिंसिपल्स वो एज्यूम करता है: गोइंग कंसर्न कि बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा; एक्यूरल बेसिस, ठीक है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बोलता है कि हर एक चीज का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप अब देखिएगा कि हर एक अकाउंट्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं? हर एक अकाउंट्स को हम लोग डिस्क्लोज करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल 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 डिस्क्लोज करते हैं। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस। मतलब सारा अकाउंट जो तुम बनाए हो उसको डिस्क्लोज करो, सारा अकाउंट जो तुम बनाए हो उसको डिस्क्लोज करो। ये कौन बनाता है? ये कौन बोलता, कौन है? एएस वन बोलता है। ठीक है, तो इसमें जितना पॉइंट्स आपको याद रहे, जितना पॉइंट्स आपको याद रहे उतना आप लिख दीजिएगा बना बना के, उतना आप लिख दीजिएगा बना बना के। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन्वेस्टर, एनालिस्ट एंड स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है, एनालिस्ट जो है, स्टेक होल्डर जो है, वो लोग आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर फिर यहाँ पे इशूड बाय, इसको कौन इशू करता है? इशू करता है आईसीएआई। कौन करता है? आईसीएआई इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। बात खत्म। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ये बोलता है कि हर एक कंपनी को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग रेगुलेशंस को फॉलो करके अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। वो मेथड्स, वो रूल्स, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अकाउंट्स क्लियर रहना चाहिए, आपका अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, आपका अकाउंट्स कंपेरेबल रहना चाहिए, आपका अकाउंट्स क्लियर रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कंपेरेबल रहना चाहिए। सो दैट द यूजर्स मतलब इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स एंड गवर्नमेंट ऑथोरिटीज कैन अंडरस्टैंड। सब कोई सो दैट अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, एस टू, एस टू का बात करते हैं, एस टू। सो क्या आपको हैक जानना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखना कैसे है और बड़ा बड़ा कैसे दिखाना है? क्या आपको हैक जानना है दोस्तों? मैं आप लोगों को हैक बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बड़ा कैसे दिखाए, अरे बड़ा आंसर कैसे दिखाए। तो सबसे पहले ना क्या क्या कीजिएगा, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ना मीनिंग रट लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग आप रट लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मीनिंग सिखाया था ना उसको रट लीजिए। कम से कम 4 लाइन उसको लिखिएगा। ठीक है, ठीक है। फिर ये लाइन जरूर चेपिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म में एकदम। तो इसमें आपका 2 लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे आपका 6 लाइन हो गया, यहीं पे आपका 6 लाइन हो गया। फिर आप इसके बारे में लिखना शुरू कीजिएगा, इसके मतलब इसके बारे में, मतलब कि ये इन्वेंट्रीज के बारे में। तो इसके बारे में अगर मान लीजिए कि आप 10 लाइन लिखे तो ऑटोमेटिकली आपका 16 लाइन हो गया, 16 लाइन में आपका 10 मार्क्स का आंसर फिट बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझा? तो ये टिप होता है बेटा, सबसे पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग, उसके बाद 2 लाइन इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद इसके बारे में आप लिखना शुरू करना। 6-10 लाइन जितना बना बना के लिख पाओ उतना उतना बना बना के लिखना, और आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों मार्क्स, मिल जाएगा दोस्तों मार्क्स। बात करते हैं एएस टू। एएस टू क्या बात करते हैं? एएस टू बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। याद है आप लोगों को बचपन क्लास में सिखाए थे एक तो कंसेप्ट कि क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट सिखाते थे।
आप लोगों को बोलते थे कि क्लोजिंग स्टॉक में जब जब आप लोगों को दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, आप हमेशा छोटा वाला लेना, ठीक है, छोटा वाला लेना। कॉस्ट और एनआरवी मतलब अगर मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक में आपको दो वैल्यू दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कॉस्ट, एक दिया हुआ है एनआरवी, तो जो छोटा है, जो लोअर है, उसको लेने का हम आपको सिखाए थे कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक में अगर मान लीजिए दो वैल्यू है, एक तो है कॉस्ट, एक है एनआरवी, जो उसमें से छोटा रहता था वो लेते थे कि नहीं? हाँ, तो उसको अपने लोग बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यही सब चीज के बारे में बात करता है, यही सब चीज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आइए इसको रीड करते हैं, देखिए ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसको इशू कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डील्स विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज and how they should be presented in the financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये बोलता है कि किस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करोगे। ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये बोलता है कि ये जो आप फाइनल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को जो कैलकुलेट करते हो, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे आप कैलकुलेट करोगे, और किस तरीके से, किस कदर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओगे, कहां दिखाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कहां दिखाओगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बोलता है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं इन्वेंट्रीज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। देखिए ना, इन्वेंट्रीज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। आप लोगों को पढ़ा है ना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP, एंड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्रीज में ये तीनों चीज इंक्लूडेड रहता है, रट्टा मार लीजिए इसको। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्लूडेड रहता है, फिनिश्ड गुड्स भी इंक्लूडेड रहता है। तो ठीक है, या तो वो सेल के लिए या तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS2 is to ensure that the inventories are valued at the consistent and fair manner। मतलब AS2 का मेन मकसद क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का मेन मकसद क्या है कि सही मैनर में इन्वेंट्री का वैल्यू रिकॉर्ड हो, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो सही मैनर में, वो फेयर मैनर में रिकॉर्ड हो, वो फेयर मैनर में रिकॉर्ड हो, so that the profit or loss of an accounting period is not overstated। मतलब उससे 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 क्या होगा, अगर मान लो कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू था उसी वैल्यू में रिकॉर्ड होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर सही वैल्यू में रिकॉर्ड होगा तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस ज्यादा नहीं दिखाएगा, प्रॉफिट और लॉस ज्यादा नहीं दिखाएगा, सही सही दिखाएगा, सही सही प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बात करता है दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का, कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। या तो आप इन्वेंट्री को सेल करते हो या तो आप इन्वेंट्री को प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करते हो, ठीक है। और AS2 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, AS2 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेंट्रीज को आप फेयर मैनर में यूज कीजिए, इन्वेंट्रीज को आप फेयर मैनर में वैल्यू कीजिए। मान लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 10,000, उसको हम सिर्फ 5,000 दिखाए, ये सही बात है क्या? नहीं। मतलब इन्वेंट्रीज को सही वैल्यू दिखाओ। मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन्वेंट्रीज का सही वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, जो इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू है वही दिखाओ, जिससे प्रॉफिट और लॉस ज्यादा ना दिखे, प्रॉफिट या फिर लॉस ज्यादा ना दिखे। इन्वेंट्री का वैल्यू अगर सही नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट का भी अमाउंट सही नहीं निकलेगा या लॉस का भी अमाउंट सही नहीं निकलेगा, दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री यहां पे बोल रहा है कि अगर आपको हम सिखाए थे, आपको तो हम सिखाए थे, जो जो अकाउंट्स में किए हैं वही सब तो चीज है, कि क्लोजिंग स्टॉक का अगर दो वैल्यू है, एक है कॉस्ट और एक है भैया एनआरवी, तो लोअर वाला लेने का, लोअर वाला लेने का, जो लोअर वाला है उसको ले लेने का, जो लोअर है वो उसको ले लेने का। तो दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट असेट्स आर नॉट सोन ऑन द इन्फ्लेटेड वैल्यू एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ए ट्रू एंड फेयर वैल्यू। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाए आप लोग को, हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाए। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक अगर कभी भी दिखे
बस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से यही बात करता है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर दिखे तो क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या एनआरवी, इसमें से जो छोटा वैल्यू है, इसमें से जो छोटा वाला वैल्यू है उसको ले लो। आप लोगों को तो पढ़ाए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का अगर 2 वैल्यू रहता है तो उसमें से जो छोटा वैल्यू है उसको ले लो, उसको ले लो। तो AS2 क्या लाता है? AS2 की वजह से यूनिफॉर्मिटी आता है, रिलायबिलिटी आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अक्रॉस द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लोगे क्या? बिल्कुल 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 भैया। तो अब देखिए ना मेन पॉइंट्स। इन्वेंट्री इंक्लूड्स आइटम्स सच एज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड रहता है? इन्वेंट्री में भैया रॉ मटेरियल इंक्लूड रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्लूड रहता है और फिनिश्ड गुड्स भी। आप लोगों को बचपन से पढ़ाते हुए आ रहा है ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी इंक्लूड रहता है, फिर WIP भी इंक्लूड रहता है और FG भी इंक्लूड रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द एम ऑफ AS2 इज टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो AS2 का एम ये है कि सही वैल्यू को डिटरमाइन कर, सही वैल्यू को रिकॉर्ड कर। ठीक है, इसका भैया ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है? इसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल है कॉस्ट या एनआरवी देखेंगे। कॉस्ट या एनआरवी में जो सबसे छोटा रहेगा उसको ले लेंगे, सीधा सा बात है। इसमें कौन कौन सा कॉस्ट आता है? इसमें आता है भैया परचेज कॉस्ट, फिर आता है अदर कॉस्ट, फिर बहुत सारा कॉस्ट आता है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या क्या हटा देते हैं? इन्वेंट्री में हम लोग क्या क्या हटा देते हैं? इन्वेंट्री में हम लोग क्या क्या हटा देते हैं? एबनॉर्मल कॉस्ट जो है, एबनॉर्मल लॉस जो है ना, इन्वेंट्री से अपने लोग क्या क्या हटाते हैं? एबनॉर्मल लॉस जो होता है, या स्टोरेज कॉस्ट जो होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होता है, सेलिंग एक्सपेंस जो होता है, उसको हम लोग इन्वेंट्री से हटा देते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन से हटा देते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे कैसे करता है? फीफो मेथड एक है लीफो मेथड, एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। बचपन में तो पढ़ाए थे। कौन कौन सा मेथड से अपने लोग वैल्यू करते हैं? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। लिख देना भाई। इंपॉर्टेंस, प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इंश्योर्स करेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ए ट्रू व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आप सही तरीके से इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे तो सही तरीके से आपको प्रॉफिट भी आएगा। सही इन्वेंट्री का वैल्यू करोगे तो सही प्रॉफिट भी आएगा। देखो, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक को अगर आप सही वैल्यू करोगे तो सही प्रॉफिट भी आएगा, वरना आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाएगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, हो जाएगा। इतना नहीं। हम तो आपको बोले कि किस तरीके से आंसर बड़ा करना है। पहले अकाउंटिंग थियरी का डेफिनेशंस आपको कुल मिला के 20 लाइन लिखना है, 20 लाइन। एएस में ना आप लोग को कुल मिला के 20 लाइन लिखना है। याद रखिएगा, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा डेफिनेशन चेप दीजिएगा 6 लाइन, और ये सब लिख दीजिएगा। इशूड बाय ICAI, FICCI सब कुछ लिख दीजिएगा। ये 6 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद तो इजी है ना। आपको AS2 पूछा तो AS2 में लिखना कि AS2 का मतलब होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। इसके बाद आप लिख सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हो, अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू दिया हो, कॉस्ट और एनआरवी, तो हमेशा लोअर वाला लेने का। ये सब आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, ये लेक्चर सुन के चले जाना, हो जाएगा, बना के आप लिख दोगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे सम्स आते हैं। आप लोग बहुत सम्स करते हो, आएगा नहीं सम्स इस पे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम AS2 पे सम्स कराते हैं। सुनिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बात करता है क्लोजिंग स्टॉक का। अब बात सुनिए मेरा, अब सम्स करने वाले हैं। बात को सुनिए मेरा, सम्स करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यू है, एक तो भैया कॉस्ट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है एनआरवी, तो जो सबसे लोअर है, जो छोटा है, वो वैल्यू लेने का। तो ये क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कॉस्ट, यहां दिया हुआ है एनआरबी, यहां दिया हुआ है कॉस्ट, यहां दिया हुआ है एनआरबी, यहां दिया हुआ है कॉस्ट, यहां दिया हुआ है एनआरबी। तो बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन में आप लोगों को यही दिया हुआ है। यहां आप लोगों को दिया हुआ है कॉस्ट, यहां दिया हुआ है एनआरवी, यहां कॉस्ट दिया हुआ है, यहां एनआरवी। तो जो वैल्यू छोटा है वो लेने का। तो यहां पे लिख
यहाँ पे AS2 के बारे में लिख दीजिएगा, AS2 के बारे में, AS2 क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। AS2 बोलता है कि कॉस्ट और NRV में से जो सबसे छोटा रहेगा उसको लेने का। तो ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ आइटम्स, यहाँ पे दिया हुआ हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पे दिया हुआ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम आपको क्या बोले थे, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, कॉस्ट और NRV में से जो छोटा रहेगा उसको लेने का। तो इसको आप पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, देखिए इसको आप पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, आइटम्स, आंसर बता रहा हूं, आइटम्स, फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर NRV। आप ये बताइए स्टेज वन का अगर बात करें तो ये बताइए हिस्टोरिकल कॉस्ट या NRV कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है भैया, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट यहां बिठा दिए, ठीक है। फिर आइटम नंबर बी में हिस्टोरिकल कॉस्ट या NRV कौन सा छोटा है, NRV, यहां पे हम बिठा दिए। मतलब इनमें से जो छोटा रहेगा वो यहां पे बैठेगा, कॉस्ट या NRV में से जो छोटा रहेगा वही है क्लोजिंग स्टॉक, वही है क्लोजिंग स्टॉक। और ये बताइए आइटम नंबर सी में कौन कौन छोटा है, 105 या 115, 105 छोटा है, तो इन सबको ऐड कर दिए, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये PDF एक बार भेजे हैं, ये PDF आराम से आप टेलीग्राम में जाके देखो, आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और एक सम भैया, और एक सम, एक बार टफ सम्स करवा दो भैया, टफ सम्स। आप लोगों को फीफो मेथड आता है क्या, फीफो मेथड नहीं आता है ना तो फीफो मेथड आप लोग देख लो, यूट्यूब में सर्च करो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सेम वन में ही करवाए थे फीफो मेथड सिखाएंगे नहीं आप लोगों को। आप लोगों को फीफो मेथड आता है ना तो फीफो मेथड के ऊपर एक सम पूछ सकता है, फीफो मेथड के ऊपर एक सम पूछ सकता है, बिल्कुल देखो देखो देखो, ऐसा ऐसा फीफो मेथड के ऊपर आप लोगों को एक सम पूछ सकता है। तो फीफो मेथड अगर आप लोगों को देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अभिषेक झा क्लासेस, फीफो मेथड, ठीक है। आप लोग फीफो मेथड सीख लो एक बार, अगर आप लोगों को नहीं आता तो वापस तो सिखाएंगे नहीं, ठीक है। सेम वन में था, सेम वन में, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को अगर 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 आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देके, सुनिए, अगर आप लोगों को पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन देके बोले कि भैया आप निकालिए, एक तो बोला है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, बोला है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, अगर बोला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम निकालना है तो उसको कैसे निकालना है, देखिए अगर बोला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम निकाल तो उसको कैसे निकालना है, देखिए जितना भी परचेस हुआ है, जितना भी परचेस उसको ऐड कर दो, जितना भी आपको रिसिप्ट हुआ है, जितना भी रिसिप्ट उसको ऐड कर दो। रिसिप्ट कितना कितना हुआ है भैया, यहाँ पे 2000, 1000 और वो 2000 हमने ऐड कर दिया रिसिप्ट को, रिसिप्ट को सारा का सारा रिसिप्ट को ऐड कर दो और इशू के साथ माइनस कर दे, रिसिप्ट को ऐड कर दे और इशू के साथ माइनस कर दे, जितना भी इशू हुआ है यहाँ पे, जितना भी इशू हुआ है 2500, 2000 और 100 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 100 का शॉर्टेज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ना 100 का शॉर्टेज भी हुआ है। तो जितना रिसिप्ट हुआ है उसको ऐड कर, देखो हम बोल रहे हैं कि पीरियोडिक सिस्टम में किस तरीके से सम्स बनता है। अगर आप लोगों को ये सम्स दे दिया और बोला कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सम्स बना, आप लोगों को बोला कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सम्स बना, तो पीरियोडिक में कैसे सम्स बनता है, कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा रिसिप्ट ले लेना, सारा का सारा रिसिप्ट को ऐड कर देना। रिसिप्ट क्या क्या है भैया, रिसिप्ट है भैया 2000, 1000 और वो 2000, ऐड कर देना सारा रिसिप्ट, और सारा का सारा इशूज जो है, इशूज कितना कितना है, 2500, फिर 2200, फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 का शॉर्टेज भी है, तो इशूज को आप लोग लेस कर देना, इशूज को आप लोग लेस कर देना, ठीक है ना, ठीक है। तो इशूज जितना भी रहेगा इसके साथ रिसिप्ट को पहले ऐड करना, इशूज जितना भी रहेगा 2500, 2200, 100, उसको लेस कर देना, उसके साथ उसको लेस कर देना, कितना बचा 200, कितना बचा 200 ना, 200 ना, बस वो 200 के साथ वैल्यू ऑफ स्टॉक के साथ इनटू कर देना, वैल्यू ऑफ स्टॉक के साथ इनटू कर देना। वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, ये लास्ट वाला जो ये लास्ट वाला जो प्राइस पर यूनिट है ना, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये लास्ट वाला जो प्राइस पर यूनिट है, ये लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला जो प्राइस पर यूनिट है उसके साथ उसको इनटू कर देना, मतलब 200 के साथ 6.50 को इनटू कर देना, 1300 निकल जाएगा, आप लोगों का पीरियोडिक सिस्टम निकल जाएगा। तो पीरियोडिक सिस्टम कैसे निकालना है, सारा का सारा रिसिप्ट को प्लस कर, क्वेश्चन में जितना भी रिसिप्ट दिया हुआ है उसको अपने लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए, जोड़ दिए, सारा का सारा इशूज को माइनस कर,
इशूज को माइनस कर दिए 2500 और 2200, और ये 100 कैसे आ गया भैया? 100 यहाँ है ना, देखो ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चेक करना है, ठीक है। तो आपका जो भी बचा आपका, मान लीजिए 200 केजी बचा, अब उसका ना वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 200, और देखिए ये रेट के साथ जो सबसे लास्ट वाला रेट लिखा हुआ है ना, लास्ट वाला रेट, प्राइस पर यूनिट का जो सबसे लास्ट वाला रेट लिखा हुआ है ना, इससे इसके साथ इंटू कर देना, बात खत्म। लास्ट वाला रेट के साथ इंटू कर देना, बात खत्म। इसको अपने लोग बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम बहुत आसान है। और फिर होता है कि परपेचुअल सक्सेस। तो जब जब आप लोगों को बोलेगा कि परपेचुअल सिस्टम, जब आपको बोलेगा परपेचुअल सिस्टम, फीफो मेथड फॉलो कर लेना, फीफो। अरे परपेचुअल का मतलब ही क्या होता है? फीफो मेथड, फीफो मेथड, फीफो से बना लेना पूरा का पूरा सम्स, फीफो से बना लेना पूरा का पूरा सम्स। हम समझाने नहीं जाएंगे बाबू, हम आपको बोल दिया कि फीफो अगर आपको देखना है, फीफो का बेसिक सम्स पूछेगा। फीफो अगर आपको देखना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर में जाओ और देख लो। तो अगर आप लोगों को पूछा कि पीरियोडिक सिस्टम, तो सारा रिसिप्ट को प्लस करना, सारा इशूज को माइनस करना, और जो क्वांटिटी आए उससे लास्ट वाला जो रेट है, लास्ट वाला जो प्राइस पर यूनिट है, उसके साथ इंटू कर देना, निकल जाएगा आप लोग का पीरियोडिक सिस्टम। भैया फिर परपेचुअल सिस्टम कैसे निकालना है? परपेचुअल सिस्टम कैसे निकालना है बताओ ना भैया, परपेचुअल सिस्टम कैसे निकालना है? उसको आप निकाल सकते हो फीफो मेथड से, निकाल सकते हो उसको फीफो फीफो मेथड से, ठीक है। तो अगर बोला कि परपेचुअल सिस्टम, फीफो फीफो मेथड लगा देना, सीधा बात खत्म। ठीक है, चलो तो AS2 हमारा ये खत्म। फिर आओ, फिर आगे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं AS4। AS4 किसके बारे में बात करता है? AS4 का नाम पढ़िए। AS4 बात करता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आप लोगों को एक कंटिजेंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट मैंने समझाया था ना। मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अरे कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो उसको अपने लोग क्या बैलेंस शीट में लेते थे? नहीं लेते थे। अगर आपको अगर आपको थोड़ा सा भी कंपनीज फाइनल अकाउंट याद है, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी को क्या बैलेंस शीट में अपने लोग लेते थे क्या? नहीं लेते थे। भैया कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो लाइबिलिटी जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, एक तो कंटिजेंट लाइबिलिटी का पॉइंट लिखा हुआ है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी को अपने लोग बैलेंस शीट में नहीं लेते हैं, बिकॉज वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कुछ श्योर नहीं हुआ है, वो लाइबिलिटी अभी नहीं बना है, उस पर अभी शक है, वो लाइबिलिटी पे अभी शक है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। और एक चीज है कि आफ्टर द बैलेंस शीट, मान लीजिए कि हमने बैलेंस शीट बना लिया, हमने मान लीजिए कि बैलेंस शीट बना लिया, और कोर्ट में हमारा कुछ केस चल रहा था, वो केस की सुनवाई बैलेंस शीट बनाने के बाद हुई है, तो क्या हम वो आइटम को बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे जिसकी सुनवाई हुई है कोर्ट में? क्या हम उस आइटम को बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? वो ये दो चीज के बारे में बात करता है। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, हम आपको क्या बोले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले मीनिंग लिख देना, उसके बाद लिखना इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फिर लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स दैट ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मान लीजिए कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुनिए ना, कोर्ट में मान लीजिए कि कोई केस चल रहा है, ये लाइबिलिटी है कि ये लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक टैक्स को लेके, मान लीजिए एक टैक्स पेमेंट को लेके, एक टैक्स पेमेंट को लेके आपका कोर्ट में मान लीजिए कोई कोई केस चल रहा है, तो इसको अभी क्या आप लाइबिलिटी पकड़ोगे कि नहीं? नहीं ये पकड़ोगे। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या बोलता है कि जब तक वो लाइबिलिटी नहीं बन जाता, तब तक आप उसको लाइबिलिटी मत पकड़ो, वो अभी कंटिजेंट लाइबिलिटी है। लेकिन मान लो कोर्ट का सुनवाई हो गया, कोर्ट का सुनवाई हुआ मान लो 15 अप्रैल को, लेकिन अपने लोग तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बना के रेडी कर लिए हैं, अपने लोग तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बना के रेडी कर लिए हैं। कोर्ट में इस चीज का सुनवाई हुआ 15 अप्रैल को, और कोर्ट ने बोला हाँ इसको इंक्लूड करना है आपको लाइबिलिटी साइड में, हाँ इस चीज को इंक्लूड करना है आपको लाइबिलिटी साइड में, तो क्या इंक्लूड करेंगे, एडजस्ट करेंगे? तो AS4 बोलता है हाँ एडजस्ट करेंगे।
अगर आप बैलेंस शीट बना भी लिए हो, फिर भी कोर्ट में बाद में अगर सुनवाई हो जाती है उस चीज को लेके, तो भी आप एडजस्ट करोगे, तो भी आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, ये तो भी आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, ठीक है। यहां पे देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 issued by the Institute of Chartered Accountant of India, it deals with the treatment of the contingencies and event that occurs after the balance sheet but before the approval of the financial statement. यहाँ पे क्या बोला है, ए कंटिंजेंसी रेफर टू ए सिचुएशन और कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, बट इट्स आउटकम डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल जैसे हो गया कि मतलब मान लीजिए कि कोई टैक्स का प्रॉब्लम हुआ, हम बोले तो मान लीजिए कि कोर्ट में कोई टैक्स का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या आप लायबिलिटी साइड में उसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज वो लायबिलिटी है कि नहीं है वो हमको नहीं पता है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो लायबिलिटी है कि नहीं है वो हमको अभी नहीं पता है। जैसे मान लीजिए कि पेंडिंग लॉ सूट्स या टैक्स डिस्प्यूट्स, लेकिन जब कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी, कोर्ट मंजूरी दे देगा, तब हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां पे बोला है कि द मेन पर्पस ऑफ AS4 इज टू इंश्योर दैट सच सिग्निफिकेंट पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स एंड पॉसिबल गेन्स एंड लॉसेस आर प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ए ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। वापस से समझाते हैं, सुनिए, बार बार कोई नहीं समझाएगा, लेकिन हम समझाएंगे, सुनिए। आपका मान लीजिए कि बैलेंस शीट बनने वाला डेट है 31 मार्च, आपका ये बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोर्ट में टैक्स का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में ये टैक्स का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए कोर्ट में आपका टैक्स का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है, तो इसको क्या अभी लायबिलिटी में दिखा सकते हैं? ना 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 भैया, क्योंकि हमको भी नहीं पता है कि ये लायबिलिटी है या नहीं लायबिलिटी है। हमको अभी बस ये पता है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मतलब ये लायबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा कोर्ट का फैसला वैसा काम करेंगे। तो क्या इसको हम 31 मार्च में दिखा दे क्या लायबिलिटी में? नहीं दिखा सकते। लेकिन मान लीजिए कोर्ट का हियरिंग हो गया 15 अप्रैल, मतलब जब हमारा बैलेंस शीट बन के पूरा रेडी हो गया, जब एकदम सब कुछ बैलेंस शीट रेडी हो गया, तो 15 अप्रैल में कोर्ट का सुनवाई हुआ और कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, आप लायबिलिटी में इसको दिखा लीजिए। तो क्या अब दिखा सकते हैं? अब इसको चेंज कर सकते हैं क्या? इस वाले बैलेंस शीट को चेंज कर सकते हैं क्या? क्योंकि बैलेंस शीट तो पहले से बन चुका, क्या चेंज कर सकते हैं? तो ये कंसेप्ट बोलता है कि हाँ भाई चेंज कर, हाँ तो डिस्क्लोज कर, क्योंकि फेयर वैल्यू दिखाना जरूरी है। हाँ हम दिखाएंगे टैक्स, हाँ तो लायबिलिटी में अभी रिकॉर्ड कर दे। अगर कोर्ट का सुनवाई 15 अप्रैल को हुआ है तो 15 अप्रैल को ही तो रिकॉर्ड कर दे टैक्स को, ठीक है। तो अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है उसको बैलेंस शीट में अपने लोग रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कोर्ट की सुनवाई हो जाती है, कोर्ट अगर मंजूरी दे देता है बाद में जाके, तो उसको बाद में जाके एडजस्ट हम लोग कर देते हैं। यही बोलता है AS4 यही बोलता है। अब देखिए ना क्या दिया हुआ है, सो द मेन पर्पस ऑफ AS4 इज टू इंश्योर दैट सच सिग्निफिकेंट पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स एंड पॉसिबल गेन्स और लॉसेस, जो भी पॉसिबल गेन या लॉसेस हुआ उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दो। लास्ट में कोर्ट का जो सुनवाई हुआ उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दो। कोर्ट जैसा बोलता है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर दो। मतलब ये बोलता है कि जब कंटिंजेंट लायबिलिटी है, आप देखे होंगे जब हम आपको वो कंपनीज फाइनल अकाउंट करा रहे थे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को लायबिलिटी अगर प्रूफ कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ ये सच्ची में लायबिलिटी है, अब तब जाके उसको चेंज कर दो, अब तब जाके उसको करेक्ट कर दो। ये बोलता है AS4, ठीक है। AS4 ये बोलता है। सो मीनिंग ऑफ कंटेंजेंसी, सो कंटेंजेंसी का मतलब क्या होता है? A contingency refer to a condition or situation that exists at the balance sheet date, that outcome of which will be known only after the occurrence and non-occurrence of one or more uncertain events, ठीक है। फिर यहां पे बोला है कि अगर कोई इवेंट ऑकर होता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब कोर्ट की सुनवाई हुई बैलेंस शीट के डेट के बाद, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको वो बैलेंस शीट को चेंज करना चाहिए,
ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट्स दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एडजस्टेड फॉर सच इवेंट्स। यहाँ पे बोला गया है कि कोर्ट ने सुनवाई कर दी है कि ये लाइबिलिटी है, कोर्ट ने अगर प्रूव कर दिया कि लाइबिलिटी है तो आप एडजस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आप उसको डिस्क्लोज कर दो, आप उसको चेंज कर दो। कोर्ट ने एक बार सुनवाई कर दी, कोर्ट ने बोल दिया ये लाइबिलिटी है, मतलब आप लोग को जो बैलेंस शीट बन चुका है उसको वापस चेंज करो, उसको आप लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स। नोट्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज कर दो, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके आप डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, आप देखते थे ना कि हम मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट में दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, बताइए। जो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता था उसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट में दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी फेसेस ए लॉ सूट बिफोर 31st March and the court gives a judgment in April, so the liability must be recorded in the current year's account। मतलब इस साल हम लोग लाइबिलिटी दिखा देंगे उसको, इस साल हम लोग लाइबिलिटी दिखा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई हाँ लाइबिलिटी है, तो पिछले साल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इस साल रिकॉर्ड जरूर करेंगे, इस साल रिकॉर्ड जरूर करेंगे हम। ठीक है, आइए अभी AS5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को फिर भी बता देता हूं AS5 का मतलब क्या है। AS5 का मतलब, मान लीजिए कि पिछला साल कुछ ऐसा एक्सपेंसेस था या कुछ ऐसा इनकम था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। वापस बोलता हूं, पिछला साल कुछ ऐसा एक्सपेंसेस था या ऐसा इनकम था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उसको इस साल रिकॉर्ड कर ले। AS5 यही बोलता है कि पिछले साल अगर तूने कोई एक्सपेंसेस या तूने कोई इनकम अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो इस बार रिकॉर्ड कर ले, इस साल रिकॉर्ड कर ले, कि कोई एरर ना हो, कोई ओमिशन ना हो, कोई चेंज ना हो। इसको शॉर्टकट में पढ़ना है, उसको उतना लंबा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसीलिए शॉर्टकट में पढ़ना है इसको। तो AS5 क्या बोलता है, AS5 बोलता है प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहां पे बोला गया है कि पिछले साल अगर कोई तूने एक्सपेंसेस इनकम अगर नहीं दिखाया है, पिछला साल तूने अगर कुछ एक्सपेंसेस नहीं दिखाया तो इस साल दिखा दे, इस साल रिकॉर्ड कर दे कि कोई एरर ना हो, कोई ओमिशन ना हो। ठीक है, यहां पे बोला गया, देखिए यहां पे सबसे पहले तो आप लोगों को एएस को लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया। सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे एएस का, मीनिंग कितना लाइन, 4-5 लाइन मीनिंग पहले लिख दोगे एएस का। उसके बाद आप लोग लिखोगे इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इससे आपका आंसर बड़ा दिखेगा। उसके बाद शुरू करना, देखो आओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब आईसीआई इशू करता है, डील्स विद द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनीज फाइनल financial performance including net profit or loss for the period and prior period items and extraordinary items and change in accounting policies। ये बोलता है कि अगर तूने पिछले साल कोई एक्सपेंसेस या कोई इनकम तूने अगर रिकॉर्ड नहीं किया बेटा, अगर तूने पिछले साल कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किया तो इस बार रिकॉर्ड कर ले। अकाउंटिंग को फेयर वैल्यू पे रहने दे, अकाउंटिंग को ट्रांसपेरेंट रहने दे, अकाउंटिंग को कंसिस्टेंट रहने दे, अकाउंटिंग को कंपेरेबल रहने दे। अगर मान लीजिए बीच बीच में आप लोग ना भूल जाओ ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फीचर लिख देना इसके अंदर। ठीक है, बीच में मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 5 का भूल जाओ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फीचर लिख देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फीचर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, फिर कंसिस्टेंट, फिर कंपेरेबल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपेरेबल होना चाहिए। कुछ भी आपको लिखना है बस। ठीक है, so the main aim of AS5 is to ensure that users of financial statement can clearly understand the true operating result of a business for a particular accounting period. It helps in distinguishing the impact of the normal business operations from that errors, omissions or changes in accounting methods made in previous year। मतलब यहां पे बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में जो पिछली साल में तुमने गलतियां की, AS5 बस इतना बोलता है, AS5 बस इतना बोलता है कि जो तूने पिछला साल में जो गलती की, जो पिछला साल में मिस्टेक किया, पिछला साल में जो ओमिशन किया, उसको तो इस साल सुधार ले, उसको इस साल सुधार। ठीक है,
तो AS5 also provides guidelines for how prior items, income or expenses relating to the earlier year also changes in the accounting policy should be reported and disclosed. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ये भी बोलता है कि पिछले साल अगर तूने कोई इनकम या कोई एक्सपेंसेस नहीं लिया उसको भी तो रिकॉर्ड कर। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ये बोलता है कि तूने पिछला साल में जो कुछ भी एरर किया, जो कुछ भी ओमिशन किया, उसको सुधार ले इस साल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई साहब अगर आपने पिछले साल में कोई भी गलतियां की है, कोई भी एरर किया है, कोई भी ओमिशन किया है, तो उसको इस साल आप सुधार लो। और दूसरा चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ये बोलता है कि अगर तुम पिछले साल कोई एक्सपेंसेस लेना भूल गए थे या अगर तुम पिछले साल कोई इनकम लेना भूल गए थे तो इस साल उसको डिस्क्लोज कर ही देना, इस साल उसको रिपोर्ट कर ही देना, जिससे तुम्हारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट दिखे, कंसिस्टेंट दिखे, कंपेरेबल दिखे। मतलब अकाउंटिंग थियरी के यहाँ पे फीचर्स लिख दिया गया है। तो हम बोल रहे हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बीच में आपको याद ना रहे तो आप बीच में ना उसका फीचर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब पढ़ लेना एक बार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 दो ही चीज बोलता है कि पिछला साल अगर तूने कोई भूल चूक किया है, कोई एरर किया है, कोई ओमिशन किया है या कुछ मेथड्स में चेंज किया है तो इस साल उसको ठीक कर ले। पिछला साल अगर तूने कुछ गलती किया इस साल उसको ठीक कर ले। और दूसरा चीज बोलता है कि पिछला साल अगर कोई इनकम, कोई एक्सपेंसेस लेना भूल गया था उसको इस साल ठीक कर ले। बस सेम ही तो बोलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट्स आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सो प्रायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रायर पीरियड आइटम्स एंड आर इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट रिलेट टू द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स, सो बट आर फाउंड और रिकॉर्डेड इन द करेंट पीरियड ड्यू टू एरर्स और ओमिशंस। मतलब पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसको सुधारेंगे इस बार। मतलब पिछले साल जो एक्सपेंसेस, इनकम्स आपने रिकॉर्ड नहीं किया था उसको आप इस साल अगर रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं दोस्तों AS5। AS5 अपना क्या बात करता है? AS5 बात करता है प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। और ये सब आइटम्स को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हो, ये सब आइटम्स को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हो, ठीक है। आप इसको PL में दिखाते हो, ठीक है। मान लो कि पिछला साल कोई एक्सपेंस या कोई इनकम रिकॉर्ड करना भूल गया तो इस साल के PL में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। AS5 also guide the treatment of extraordinary items। extraordinary items का ट्रीटमेंट भी करता है। ये सब जितना याद रहे उतना याद कीजिएगा, जितना याद रहे उतना याद कीजिएगा, कम सम याद कीजिएगा, बना बना के जाके लिख दीजिएगा उतना। बीकॉम है ना, बीकॉम है बाबा, बीकॉम है, ठीक है। फिर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हेन ए कंपनी चेंजेस एन अकाउंटिंग पॉलिसी so the effect of that change must be disclosed clearly in the financial statement। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर अपना कंपनी अगर कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है, अगर कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो क्लियरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन कर। अगर मान लो कि कंपनी 2025 में SLM मेथड को फॉलो करता था डिप्रीशिएशन का और 2026 में मान लो कि WDP मेथड को फॉलो कर रहा है, अगर कंपनी अकाउंटिंग मेथड को चेंज किया है तो उसको क्लियरली डिस्क्लोज कर, उसको क्लियरली डिस्क्लोज कर। और हाँ, रीजन भी देना जरूरी है, रीजन भी देना जरूरी है कि क्यों क्यों मैंने चेंज किया है, क्यों मैंने चेंज किया है, क्यों मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो यही सब बात कौन बोलता है? ये सब बात बोलता है AS5। AS5 बोलता है कि भाई सुन, सबसे सबसे पहली बात कि पिछले साल जो तूने एरर या ओमिशन किया था वो इस साल तू सुधार ले। पिछले साल जो तूने एरर, ओमिशन, मिस्टेक्स किया था अपने अकाउंटिंग में इस साल तो उसको ठीक कर ले। पिछले साल जो तूने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया था, इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं किया था, इस साल तो उसको रिकॉर्ड कर ले। कहां रिकॉर्ड कर ले? PL में रिकॉर्ड कर ले। और अगर तूने पिछले साल कुछ मेथड्स चेंज कर दिया था, मान ले कि डेप्रीशिएशन का अभी तक तू SLM मेथड फॉलो कर रहा है लेकिन अब WDP मेथड फॉलो कर रहा है, तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर और प्रॉपर रीजन के साथ एक्सप्लेन कर, उसको प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज कर कि हाँ क्यों चेंज किए हम तो डेप्रीशिएशन का SLM मेथड फॉलो करते थे, WDP मेथड क्यों चेंज किए, प्रॉपरली डिस्क्लोज, प्रॉपरली रीजन दे, ठीक है। फिर बात करते हैं AS9। AS9 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन सुनो, कुछ रेवेन्यू जो होता है, कुछ इनकम जो होता है उसका पैसा आपको ये तुरंत का तुरंत नहीं मिलता, लेकिन आप फिर भी रिकॉर्ड करते हो ना, फिर भी आप उसको रिकॉर्ड करते हो ना एक्यूरल बेसिस पर।
क्या फाइनल अकाउंट्स में सब कुछ क्या आप कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हो? क्या कैश मिला तभी आप रिकॉर्ड करते हो क्या? ना 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 ना, आप कुछ चीज तो अक्यूरल बेसिस पर भी रिकॉर्ड करते हो, जैसे सेल। सेल में एक तो भैया कैश सेल भी रहता है, एक यहाँ पे क्रेडिट सेल भी रहता है, लेकिन सेल को आप रिकॉर्ड तो कर देते हो ना पहले ही। तो यहाँ पे वही बोला है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जब इनकम अर्न हो गई है, आप तभी उसको रिकॉर्ड कर लो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोल रही है कि जब इनकम आपको अर्न हो जाता है तभी उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे कैश मिले ना या ना मिले। कोई उधार पे लेके गया है लेकिन अर्न तो हो गई है ना इनकम, बाद में तो दे देगा ना पैसा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर आपका इनकम अर्न हो गया है, इनकम आप कमा लिए हो, आप तभी के तभी उसको रिकॉर्ड कर दो, झंझट हटाओ। आपको तो बाद में वो मिल ही जाएगा, आप टेंशन मत लो, बाद में तो वो मिल ही जाएगा, लेकिन जब अर्न हुआ है तभी आप रिकॉर्ड कर लो। आप कैश बेसिस पर रिकॉर्ड मत करो कि जब कैश कैश मिलेगा तभी जाके रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। कैश मिलता तब नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जब अर्न हुआ है इनकम तभी रिकॉर्ड कर लो। जैसे मान लो सेल सेल अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल में बोलो कि कुछ हिस्सा कैश सेल का होता है, कुछ हिस्सा क्रेडिट सेल का होता है, तो क्रेडिट सेल अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। करते हैं, क्योंकि सेल हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे, सेल हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इनकम अगर अर्न हो गया है तब आप रिकॉर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैश जब मिलेगा, जब पैसा देगा तब पैसा देगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे प्रो बैच का अगर बात करते हैं, प्रो बैच का अगर बात करते हैं, 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। 1000 स्टूडेंट में 999 स्टूडेंट ने पे कर दिया है, एक स्टूडेंट ने पे नहीं किया है मेरे को, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन हम ले लिए, तो उसका नाम लिख के रखेंगे कि नहीं लिख के रखेंगे? रखेंगे लिख के कि इसका 1000 रुपया बकाया है, लेकिन अर्न तो हो गया ना, मैं कमा तो लिया ना, मेरे को मिल ही तो जाएगा बाद में। मतलब जो रिसीवेबल्स है बेटा, जो रिसीवेबल्स है उसको आप रिकॉर्ड करो, जो रिसीव होने वाला है उसको रिकॉर्ड करो। अब देखो ना, अपना जो अपना जो वो डेटर्स होता है, डेटर्स, उसको अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। ठीक है, अक्यूरल इनकम, अक्योर्ड इनकम, अक्योर्ड एक्सपेंसेस, सब रिकॉर्ड करते हैं अपने लोग, ठीक है। तो आ जाओ देखो, तो रेवेन्यू रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है कि कोई अगर उधार पे सामान लिया है तुमसे, फिर भी तुम उसको रिकॉर्ड कर लो, बाद में तो तुमको कैश मिल ही जाएगा, रिकॉर्ड कर उसको। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 issue by the Institute of Chartered Accountant of India deals with the principles and procedures for recognizing revenue in the financial statement of a business enterprise. Revenue represents the total inflow of the cash, receivables and other considering. तो सबसे पहले आप रेवेन्यू का मतलब लिख देना। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपका इनफ्लो ऑफ कैश है या जो रिसीवेबल्स है, उसको उसको अपने लोग बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। फिर आप लोग मेन ऑब्जेक्टिव लिखना कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS9 इज टू इंश्योर दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जब इनकम अर्न हुआ है, जिस दिन इनकम तेरे को अर्न हुआ है उसी दिन तो उसको रिकॉर्ड कर, अक्यूरल बेसिस पर रिकॉर्ड कर, कैश बेसिस पर तेरे को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, नॉट नेसेसरली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इनकम में ये जरूरी नहीं है कि कैश रिसीव हुआ तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। जब हम तुमको कोर्स बेच दिए, तुम पैसा दिया या तुम पैसा बाद में देगा, हम तुम्हारा नाम रिकॉर्ड करके रखेंगे। हम कोर्स बेचा, भाई तुम पैसा दिया या पैसा बाद में दे दिया, एक ही तो बात हो गया ना। हम तो बेच दिया ना तुमको कोर्स, या तो क्रेडिट सेल हुआ या तो कैश सेल हुआ, दोनों को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे वही चीज बोला हुआ है कि इनकम को रिकॉर्ड कर, उसी के उसी दिन रिकॉर्ड कर, चाहे तो को कैश मिला या ना मिला, कैश मिला या ना मिला। ये क्या लाता है? ये लाता है यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये लाता है यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। इतना लिख दीजिएगा हो जाएगा। अब कुछ को इतना बड़ा बड़ा मत लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा हो जाएगा। मेन मेन पॉइंट से 5-5 पॉइंट पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं अभी, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE के बारे में, PPE के बारे में। तो बेटा AS10 वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में छपेंगे। PPE यहां से आपको सम्स भी पूछ सकता है, जो सम्स मैं अभी करवाऊंगा, और यहां से आपको थियरी भी पूछ सकता है। तो आइए पहले PPE के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने का तरीका आप लोगों को बता दिए हैं कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग लिखना,
इसके बाद लिखना इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद लिखना शुरू करना, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशंस, मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन कैसे करना है, प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कैसे करना है, अरे लैंड बिल्डिंग इन सबको रिकॉर्ड कैसे करना है, इनको डेप्रिशिएट कैसे करना है। पीपी सिखाए थे ना आप लोगों को, अरे कंपनी फाइनल अकाउंट्स में पीपी का पूरा ट्रीटमेंट सिखाए थे ना, कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, इन सबको डेप्रिशिएट किस तरीके से करना है, वो बताता है पीपी, वो बताता है बेटा पीपी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पीपी क्या है। पीपी आप बताइए दोस्तों कि पीपी क्या है, वो टेंजेबल एसेट है या इंटेंजेबल एसेट है? ऑफ कोर्स भैया टेंजेबल एसेट है। तो यही सब बेसिक बात लिखना है, बेसिक बात लिखना है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेफर टू द टेंजेबल एसेट जो कि बिजनेस के लिए हेल्ड किया जाता है, ठीक है, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन अकाउंटिंग पीरियड। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो फिक्स्ड एसेट है, वो टेंजेबल एसेट्स है जो कि बिजनेस यूज करता है बहुत सालों तक, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब एग्जाम्पल है पीपी का, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू हाउ टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स। मतलब ये पीपी का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है ये बोलता है कि किस तरीके से आप लोगों को प्लांट एंड बिल्डिंग किस तरीके से आप लोगों को फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से आप लोगों को प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग किस तरीके से आप लोगों को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से उसका डेप्रिसिएशन निकालना है, किस तरीके से उसका यूजफुल लाइफ निकालना है, किस तरीके से उसको रिवैल्यूएट करना है। रिवैल्यूएट भी तो करते हो रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएट नहीं करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाए हो जहां पे रिवैल्यूएट किया जाता था। तो पीपी आपको ये बोलता है कि किस तरीके से आपको असेट्स को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से उसको डेप्रिसिएशन निकालना है, यूजफुल लाइफ निकालना है, रिवैल्यूएशन करना है। तो असेट्स, डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, रिवैल्यूएशंस के बारे में बात करता है। So the main objective of AS10 is to ensure that fixed assets are shown in the correct value in the books of account. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, AS10 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फिक्स्ड असेट्स का करेक्ट वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखे। AS10 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फिक्स्ड एसेट्स का जो सही वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखे। In simple terms, AS10 ensure accuracy, consistency, transparency in reporting long-term tangible assets. फिर इसका मेन पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले लिख दीजिएगा पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, ये सब क्या है? पीपी। ये सब क्या है? पीपी। फिर ये बात करते हैं कि इसको अपने लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इसको अपने लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसको अपने लोग। An item of PPE should be recognized as an asset when it is probable. तो इसको असेट के हिसाब से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सब हमारा क्या असेट है ना, इसको असेट के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। ये सब लिख देना आप लोग, ठीक है। फिर इनिशियल मेजरमेंट, तो इनिशियली इसको अपने लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, बाद में इसमें से डेप्रीशिएशन अपने लोग लेस करते जाते हैं। इनिशियली अपने लोग इसको पीपीई को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, अगले साल इसका डेप्रीशिएशन निकालेंगे, इस साल तो हम लोग सिर्फ कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है ना वो सब लिखिएगा, जो एकदम ये फालतू पॉइंट्स है ये सब नहीं लिखिएगा। जो आता है पीपी के बारे में जितना आइडिया है सब लिख दीजिएगा गुच्छा बना के। पीपीई के बारे में जितना भी आइडिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में जितना भी आइडिया कि उस पर डेप्रीशिएशन लगता है, सबसे पहले तो एग्जांपल दीजिएगा कि पीपीई का मतलब क्या होता है। पीपीई का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। फिर लिखिएगा उस पर डेप्रीशिएशन लगता है, उसका मेजरमेंट एट कॉस्ट होता है, उसको रिकॉग्नाइज किस तरीके से किया जाता है, ये सब पॉइंट लिखिएगा। आप लोगों को तो पता है ना कि पीपीई पे भैया डेप्रीशिएशन भी लगता है। आप यहाँ पे डेप्रीशिएशन का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। डेप्रीशिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रीशिएबल वैल्यू ऑफ एन असेट ओवर इट यूजफुल लाइफ। मतलब हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डेप्रीशिएट करना पड़ता है पीपीई से। हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों को क्या करना पड़ता है? डेप्रीशिएट करना पड़ता है।
रिवैल्यूएशन ऑफ असेट भी होता है। आप जो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो असेट्स का जो वैल्यू है, असेट्स का जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू पे लाते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकलता था या तो रिवैल्यूएशन लॉस निकलता था, है ना। तो रिवैल्यूएशन मींस रीस्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ असेट। या तो आप देखते थे कि लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस अप्रिशिएट होता था या डिप्रिशिएट होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में, तो इसका रिवैल्यूएशन भी होता है। और बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपीई का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। पीपीई को पूरा अच्छे से डिस्क्लोज करो, पीपीई को अच्छे से डिस्क्लोज करो। आप देखोगे कि ना कि पीपीई के लिए अपने लोग नोट्स टू अकाउंट बनाते थे। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट इसलिए बनाया जाता था कि पीपीई को बहुत बढ़िया तरीके से अपने को डिस्क्लोज करना है। पीपीई को क्या करना है? डिस्क्लोज करना है अच्छे अच्छे तरीके से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज डिटेल्स सच एज डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ग्रॉस एंड नेट बुक वैल्यूज। हर चीज को, हर एक चीज को अपने लोग फाइनल अकाउंट्स में देखते थे, हर एक चीज को नोट्स बनाते थे पीपीई में कि हर एक चीज को अपने लोग पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करते थे वो नोट्स बना के। तो इसका मतलब कि पीपीई का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, पीपीई का डिस्क्लोजर बेटा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? इफ मशीनरी इज परचेज्ड इन 10 लाख एंड 50,000 इज स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन, तो ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया? ये ये सब भी लिखिएगा, ठीक है, ये सब भी लिखिएगा। एक मशीनरी का दाम बेटा 10 लाख है, इंस्टॉलेशन में तेरा 5 लाख चला गया, तो कितना दाम पड़ा? उसका दाम पड़ा 15 लाख। एक मशीनरी का दाम मान ले 10 लाख है, इंस्टॉलेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स फैक्स देते देते 5 लाख और चला गया, तो उस मशीन का फाइनल दाम कितना पड़ा? 15 लाख। ये सब भी लिखना, ये सब पीपी में आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो AS10 इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बीच में याद ना आए तो उसका फीचर लिख देना, ठीक है, फीचर लिख के बड़ा बड़ा करना उसको। फीचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, एक्यूरेसी लाता है। हर एक एएस में ये पॉइंट तो छपेगा ही छपेगा, हर एक एएस में ऑब्जेक्टिव तो छपेगा ही छपेगा। फिर ये वाला और ये वाला पॉइंट, मतलब कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो छपेगा ही छपेगा, ऑब्जेक्टिव तो छपेगा ही छपेगा। ये सब याद करके जाना। आंसर का लेंथ बड़ा लिखना। हम आपको बोल दिए कि एएस किस तरीके से लिखना है। एएस को सबसे पहले आप 4-5 लाइन में डिफाइन करो, उसके बाद आप 2 लाइन में ये लिखो कि इसको इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डील्स विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशंस, मेजरमेंट, ये सब लिखो। फिर आप लिखना शुरू करो पीपीई के बारे में। फिर आपको जो भी आता है पीपीई के बारे में, जो भी आता है, चाहे पॉइंट वाइज लिखो, चाहे चाहे आप एक ही बार में लिखो, जो भी आता है अच्छे से लिख दो। बस एक बार पढ़ लेना इसको कि पीपीई का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई का क्या क्या एग्जांपल है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब लिख देना नॉर्मली। कि पीपीई कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, पीपीई रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। असेट, असेट में लिखते हैं कि लायबिलिटी में लिखते हैं पीपीई को। ये लिखना कि पीपीई का डिप्रिशिएट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, पीपीई को एट कॉस्ट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ये सब लिख लिख के आ जाना। जितना पता रहेगा पीपीई के बारे में सब लिख के आ जाना। जितना सिखाएं अकाउंटिंग में सब लिख के आ जाना आप लोग। मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिल जाएगा आप लोग, उसका ये टेंशन नहीं है। लेकिन अच्छा अच्छा पॉइंट्स लिख के आना, इंग्लिश फालतू नहीं होना चाहिए। अच्छा पॉइंट्स, एग्जाम्पल लिख के आना। एग्जाम्पल पे भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसका सम्स देखते हैं। आइए इसका सम्स देखते हैं। देखिए इसका ना एक ही टाइप का सम्स आपसे पूछेगा, एक ही टाइप का सम्स आपसे पूछेगा। मतलब इसमें ना आइटम्स दिया हुआ है, इसमें क्या, इसमें आइटम्स दिया हुआ है आप लोगों को। कौन कौन सा पीपी में आएगा, कौन कौन सा पीपी में नहीं आएगा, वो देखना है बस अपने को। जो जो चीज पीपी में आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। सीधा सा बात है। जो जो चीज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा उसको आप क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। कुछ करना नहीं है बेटा, ऐड करना है बस, ठीक है। यहां पे आइए, ये वाला सब में ऑलरेडी इस पीडीएफ को हमने अपना वो टेलीग्राम पे भेज दिया है। AS10 पे सम करवा रहे हैं, AS10 पे, ठीक है। तो आपको जो भी लगता है, जो जो भी चीज पीपी में आएगा उसको आप ऐड करिएगा, ऐड करिएगा। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब देखिए, आइए यहाँ पे देखिए ऐड किए हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है बताइए? तो कॉस्ट ऑफ प्लांट दिया हुआ है 1 करोड़, तो 1 करोड़ अपने लोग ऐड किए यहाँ पे, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि प्लांट का कॉस्ट है 1 करोड़। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ये बताइए कि आप मान लीजिए 1 लाख में कोई सामान खरीदे, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000 है, तो आपका मशीन का दाम कितना रहेगा बताइए? तो 1,50,000। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जोड़ते हो ना मशीन में,
मशीन में इंस्टॉलेशन कॉस्ट जोड़ते हो ना, जितना खर्चा पड़ता है उसको आप जोड़ते हो ना, तो जोड़ना है इसको, जोड़ना है इसको, और क्या, इसको आप जोड़ देना, इस 5 लाख को भी आप जोड़ जोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है देखो तो, फिर दिया हुआ है इंस्टॉलिंग एंड असेंबलिंग कॉस्ट। मशीन का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो मशीन के साथ जुड़ता है ना, तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ये 10 लाख का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिएगा। फिर क्या दिया हुआ है देखो तो, फिर दिया हुआ है कंसल्टेंसी फीस इन कनेक्शन विद द एक्वायरिंग ऑफ द असेट। वो असेट को एक्वायर करने के लिए जो कंसल्टेंसी फीस देना पड़ा उसको भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब असेट के रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसको अपने लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। फिर देखिए, फिर अपना क्या दिया, इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू द सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डिफर्ड क्रेडिट। ये सब नहीं लेंगे, ये सब अपने लोग नहीं लेंगे, ठीक है, ये सब अपने लोग नहीं लेंगे। अपने लोग सिर्फ वो चीज लेंगे कि प्लांट को एक्वायर करने में, ये जो मशीन को एक्वायर करने में जो खर्चा हुआ उसको ऐड करेंगे, खर्चा हुआ उसको ऐड करेंगे। ये सब तो खर्चा वर्चा नहीं है। आप देखिए ना, ये सब कोई खर्चा वर्चा नहीं है। यहाँ पे डिफर्ड क्रेडिट लिखा हुआ है ना, इसी से आप समझ जाना कि इसको नहीं लेना है, इसको मत लेना। इन चारों को ले लिया, इसको मत लेना। और क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, बोला इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेसिंग द प्लांट ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब आप 2 लाख का इंटरेस्ट भी भरते हो, 2 लाख का इंटरेस्ट भी भरते हो, तो इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, लेना है भैया। आप जो प्लांट खरीदे हो बेटा उसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपया लग रहा है, तो 2 लाख रुपया लेना है कि नहीं लेना है, इंटरेस्ट बिल्कुल लेना है सर, तो इंटरेस्ट ले लीजिएगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रहे तो ले लीजिएगा, ठीक है। फिर अपने को बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ये टू बी इनकर्ड आफ्टर वो 10 ईयर। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू जो रहेगा ना, प्रेजेंट वैल्यू उसको भी आपको लेना रहता है, प्रेजेंट वैल्यू को भी उधर लेना पड़ता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर ये, ठीक है। तो इसको लेके ऐड कर दीजिएगा, सबको लेके ऐड कर दीजिएगा, जितना भी खर्चा है प्लांट और प्लांट के रिलेटेड, जितना भी खर्चा है मशीन और मशीन से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन रहा तो इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड करना, प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करना, ठीक है। इन सबको ऐड करके लिख देना, ऐड करके लिख देना, हो गया। यही है सम AS10 पर, AS10 पे यही है सम। आप लोग पॉज करके एक बार देखिए हम क्या किए। हम सबसे पहले लिए कॉस्ट ऑफ प्लांट, फिर उसमें क्या किए, उसमें हम वो डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट को ऐड कर दिए, जो खर्चा था ना उसको ऐड कर दिए। फिर उसमें हम इंस्टॉलिंग एंड असेंबलिंग कॉस्ट को ऐड कर दिए। फिर उसमें हम कंसल्टेंसी फीस को भी ऐड कर दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो था उसको भी ऐड कर दिए, और प्रेजेंट वैल्यू को भी ऐड कर दिए। क्या क्या ऐड नहीं किए देखिए, हमने ये जो डेफर्ड क्रेडिट लिखा हुआ था उससे ही समझ गए कि ये सब ऐड नहीं करना है आपको, ये सब ऐड नहीं करना। यहां जो डेफर्ड क्रेडिट लिखा हुआ था ना, ये नंबर 5 वाला, उसको ऐड नहीं किया अपने लोग। क्यों? क्योंकि डेफर्ड क्रेडिट लिखा हुआ था, उसी नाम से समझ गए कि उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। फिर यहां पे दिया हुआ है ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर, तो लॉस वॉस को कुछ नहीं करना है। लॉस से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या मतलब भाई, लॉस से तुम्हारा प्लांट का क्या मतलब, प्लांट के रिलेटेड खर्चा को देखो, प्लांट के रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसको ऐड कर दो, प्लांट के रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसको ऐड कर दो। तो ये तो ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, तो यहां से प्लांट से तो कोई मतलब नहीं है, प्लांट से तो कोई मतलब नहीं है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को मत लेना, ऑपरेटिंग लॉस को मत लेना। बस यही सम है, यही सम है भाई, यही सम है, और कुछ नहीं है। ठीक हो, विश्वास विश्वास करो, और कुछ है ही नहीं। आ जाओ देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल्कुल हुबहू सेम सम, बस हल्का हल्का फुल्का चेंज है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2025 XYZ एक्वायर्ड ए मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे पहले दिया हुआ है लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। लिस्ट प्राइस अपने को कितना दिया हुआ है देखो तो, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 1 करोड़। याद रखना, लिस्ट प्राइस से ना आप लोग को ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट रहता है ना उसको लेस करते हैं। बचपन में सिखाए थे कि जो लिस्ट प्राइस रहता है ना उसमें से क्या करते हैं अपने लोग, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं। दिया है क्या ट्रेड डिस्काउंट देखो तो, हाँ भैया यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले लेना लिस्ट प्राइस, सबसे पहले लेना लिस्ट प्राइस, उसके बाद उससे लेस करना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसका, वो 10%, मतलब 1 करोड़ का, 1 करोड़ का वो 10%, ठीक है। सबसे पहले लेना लिस्ट प्राइस, उससे लेस करना ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 1 करोड़ का 10%, ठीक है। आएगा आपका यहाँ पे 90 लाख, आएगा 90 लाख। उसमें अब जितना खर्चा है,
अब जितना खर्चा है उसको ऐड करते जा, जितना खर्चा है उसको ऐड ऐड करते जा। जैसे इंपोर्ट, इंपोर्ट ये क्या है, ये खर्चा एक्सपेंसेस है, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर इसको। फिर बोला है कि भैया वो डिलीवरी फीस ये भी खर्चा है, ऐड कर उसको। प्लांट के रिलेटेड जितना भी खर्चा है खर्चा को ऐड कर। प्लांट का वैल्यू पहले लिख देगा, प्लांट के रिलेटेड जितना भी खर्चा उसको ऐड करते जा। इंपोर्ट ऐड कर, फिर डिलीवरी ऐड कर, फिर इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसको भी ऐड कर। ठीक है, तो ऐड किया ना खर्चा को, इंपोर्ट ड्यूटी, वो डिलीवरी डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट। फिर यहाँ पे प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ये भी एक खर्चा है कि हम प्रोडक्शन से पहले टेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन से पहले टेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक खर्चा है भैया, ये भी एक खर्चा है, तो इसको भी आप ऐड करिए। ठीक है, ऐड किए। और आप लोगों को लास्ट में क्या ऐड करना रहता है, प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको दिखे ना, प्रेजेंट वैल्यू आपको ऐड करना रहता है 4 लाख का, प्रेजेंट वैल्यू आपको ऐड करना रहता है 4 लाख का। बाकी ये सब ऐड मत कीजिएगा, ये सब ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, सिंपल है सम। तो इसमें क्या क्या ऐड किए बताइए ना। इसमें हम ऐड किए सबसे पहले तो भैया हमको लिस्ट प्राइस दिखा, लिस्ट प्राइस जब भी दिखेगा ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना। लिस्ट प्राइस जब भी दिखेगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, वो 10% का। ठीक है, लिस्ट प्राइस जब भी दिखे, लिस्ट प्राइस कितना है 1 करोड़, और ट्रेड डिस्काउंट कितना भैया 10%। लिस्ट प्राइस दिखा, हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिए, उसके साथ जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी खर्चा है मशीन के रिलेटेड, जितना भी खर्चा है, इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, सबको ऐड करते जा। और याद रखना प्रेजेंट वैल्यू या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो उसको भी ऐड करना रहता है। प्रेजेंट वैल्यू या इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया हो उसको भी ऐड करना रहता है, उसको भी ऐड करना रहता है। ठीक है, उसको भी ऐड करना रहता है। और बीच में क्या दिया हुआ था भैया जिसको आप ऐड नहीं किए, बीच में दिया हुआ था परचेस ऑफ ए 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को अपने लोग ऐड नहीं करते, याद रखना। देखो नोट लिखना है तो नोट लिख लो, मेंटेनेंस कॉस्ट को अपने लोग ऐड नहीं करते, मेंटेनेंस कॉस्ट को अपने लोग ऐड नहीं करते। ऐड किसको किसको करेंगे, प्लांट का वैल्यू लिखना। ठीक है, प्लांट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले प्लांट या मशीन का वैल्यू कैसे करके निकालेंगे। आपके क्वेश्चन में अगर लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है अगर मान लीजिए, तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को पहले आप लेस कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी एक्सपेंसेस है उस प्लांट के रिलेटेड, उस एक्सपेंसेस को ले लीजिएगा। यहां पे लिख दीजिए डोंट कंसीडर, डोंट कंसीडर मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट मत लीजिएगा। ठीक है, डोंट कंसीडर मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर दिया हो तो वो सब लेने का दरकार नहीं है, वो सब लेने का दरकार नहीं है। ठीक है, जो भी निकलेगा उसके साथ, उसके साथ आप 2 बात ऐड करना, जो भी आपका निकलेगा उसके साथ आप 2 बात ऐड करना। क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन रहे तो उसको ऐड कर लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन रहे आपको उसको ऐड कर लेना, या आपका प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू अगर दिया हुआ रहे उसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करके आपका निकल जाएगा। ठीक है, हम बोले असेट का पहले वैल्यू निकालना, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट निकालना, और जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी, फलाना एक्सपेंस, वो डिमकाना एक्सपेंस, वो प्लांट के रिलेटेड, वो प्लांट के रिलेटेड या वो मशीन के रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसको ऐड कर लेना। याद रखना कि मेंटेनेंस एक्सपेंस या मेंटेनेंस कॉस्ट अगर कुछ दिया हो उसको ऐड मत करना, उसको ऐड मत करना, डोंट कंसीडर, ऐड मत करना उसको। ठीक है, और जो भी यहां पे आपका वैल्यू निकले उसके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड कर लेना, प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लेना, बात खत्म। यही था। तो देखो ना, लिस्ट प्राइस, फिर ट्रेड डिस्काउंट को लेस किए, निकला वैल्यू, फिर जितना भी एक्सपेंस है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, सबको अपने लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर दिए, बस बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे नोट्स आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। AS10 के बारे में थोड़ा समझा देना। ठीक है, सम्स करने के बाद AS10 के बारे में थोड़ा सा नोट नोट डाल देना, AS10 के बारे में थोड़ा सा समझा देना आप लोग। ठीक है, AS10 के बारे में थोड़ा सा समझा देना आप लोग। ठीक है, अब ये है AS20 का सम, जिसका इसका सम्स, जिसका इसका सिर्फ सम्स करवाए उसका उसका ही सिर्फ सम्स करना है आप लोग को। आप लोगों को करना है AS2 का सम्स, AS10 का सम्स,
और AS20 का सम्स। आप लोग का 3 सम्स करना है, AS2 का, AS10 का, AS20 का। ठीक है, बस बात खत्म। चलिए आइए अब बात करते हैं AS13 का। अपने लोग पीपी तो पढ़ लिया ना, पीपी पढ़ लिया अच्छे से। अब बात करते हैं AS13 का, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अपने को ट्रीट करना है। तो सबसे पहले वही रूल कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करना, लिखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो 13 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्लासिफिकेशंस एंड वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अपने लोग जो इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर जो पढ़े, तो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले लिखना इन्वेस्टमेंट आर असेट्स ऑफ ए कंपनी। ये सब फालतू फालतू बात लिख के वो टाइम वेस्ट करना, ठीक है। लिखना इन्वेस्टमेंट आर द असेट्स ऑफ कंपनी होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ द अर्निंग इनकम सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं ये बताओ, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा क्यों, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। मैं इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता हूं क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट कमाना है, मेरे को डिविडेंड कमाना है, मेरे को रेंट कमाना है। तो ये सब चीज लिख देना उधर, सब चीज लिख देना उधर। अब द स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन हाउ इन्वेस्टमेंट शुड बी क्लासिफाइड। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो एएस वो 13 है, एएस, ठीक है, ये जो एएस है, ये एएस बोलता है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लासिफाई करना सिखाता है। ये एएस, एएस का मकसद ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का मकसद जो है, ये क्लासिफाई करना सिखाता है कि कौन सा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, कौन सा करंट इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों को पता है ना कि 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सो द स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन हाउ द इन्वेस्टमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट और लॉन्ग टर्म, हाउ दो शुड बी वैल्यूड। मतलब उसको वैल्यू किस तरीके से किया जाता है, कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे। आप लोगों को सिखाए थे ना कि कॉस्ट या नॉमिनल वैल्यू। आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अभी सिखाया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में कुछ भी लिख देना भाई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो सिखाए वही सब चीज तो दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना पड़ता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंट है या लॉन्ग टर्म है। सबसे पहले लिखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद लिखना इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद लिखना कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स है, इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स है, वो सब लिखना। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स है, हम लोग इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिल पाए, डिविडेंड मिल पाए, रेंट मिल पाए, कैपिटल एप्रिसिएशन मिल पाए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के फर्स्ट पेज का नोट्स पढ़ ले एक बार। फिर फिर लिखना कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भैया करंट भी होता है, नॉन करंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट आप लोग क्या पढ़े थे, करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है, जिसको अपने लोग कॉस्ट प्राइस पे भी ले सकते हैं और फेयर वैल्यू पे भी ले सकते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब क्या, नॉमिनल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कराए थे कि कॉस्ट प्राइस पे भी ले सकते हैं या नॉमिनल वैल्यू पे भी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वही सब लिखना है आप लोग को, और क्या, वही सब लिखना है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS10, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS10 इज टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन अ कंसिस्टेंट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। आप देखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में हम लोग हर एक डेट में सीक्वेंस वाइज करते थे कि नहीं करते थे, बताइए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिस्टेंट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में रिकॉर्ड हो। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कंसिस्टेंट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में रिकॉर्ड हो, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू ऑफ सच एसेट। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका सही वैल्यू बताएगा, सही वैल्यू बताएगा। इन सिंपल टर्म्स AS13, वापस वही लाइन, सेम लाइन छापा हुआ है, देखो ना। इन सिंपल टर्म AS13, हर एक AS के लास्ट में ये लाइन जरूर छापना। तुम एक बार इसको पढ़ लेगा, हर एक AS में छापना, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स AS13 हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोगों को कोई भी AS याद नहीं आता हो, बीच में आप भूल गए हो, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ना फीचर्स लिख देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फीचर्स क्या है, यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखो मेन पॉइंट्स में, यहाँ पे आप मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट जो अभी पढ़े, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कुछ इनकम कमाना। बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन वो डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। आपको तो पढ़ाए थे ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब लिख देना यहाँ पे।
ऑब्जेक्टिव लिख देना यहाँ पे, ठीक है। फिर आप क्लासिफाई कर देना कि कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो होता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर अंदर होता है उसको अपने लोग बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट एक साल के बाहर बाहर होता है उसको बोलते हैं दोस्तों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड हम लोग किस पे करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे। इन्वेस्टमेंट को हमेशा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बेटा कॉस्ट पे। किस पे करते हैं? कॉस्ट पे। विच विच इंक्लूड्स परचेज प्राइस। अपने लोग तो आप तो देखे होंगे ना कि इन्वेस्टमेंट को कि एक तो कॉस्ट का कॉलम रहता था, एक तो कॉस्ट का कॉलम रहता था जहां पे हम अपने लोग ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज को ऐड करते थे। ब्रोकरेज को ऐड करते थे ना इन्वेस्टमेंट में। वही चीज दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट को अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे और उसमें ब्रोकरेज को ऐड कर देते हैं, फीस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, वही सब चीज, ठीक है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से क्या क्या इनकम आता है? इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, रेंटल्स आता है। ये सब सारा इनकम कहां से आता है? इन्वेस्टमेंट से आता है। ये सब सारा इनकम कहां से आता है? इन्वेस्टमेंट से आता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, इतना बड़ा नहीं पढ़ने का दरकार है, हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, अपने से बना बना के लिख दीजिएगा मेन मेन पॉइंट्स, ठीक है। आप लोगों को समझा दिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए। एग्जाम्पल फिर दे देना जिससे आंसर को बड़ा दिखे। आप लोगों का अगर 10 मार्क्स का आया, 10 मार्क्स का, सुनिए ना, आपका अगर ये 10 मार्क्स का है तो 20 लाइन लिखना है, तो 20 लाइन आप ऑलरेडी बना बना के लिख लोगे। आपको तो बोले कि 6-7 लाइन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने में और इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सब लिखने में 6-7 लाइन लगा दो। बाकी का लाइन में आप आराम आराम से पॉइंट वाइज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन, ये वो जितना याद रहे आराम से लिख देना, कोई चाप का बात इसमें है नहीं, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आप अगर पढ़ोगे नहीं तो ये डिटेल लेक्चर लेके हम कुछ किए नहीं, फिर बहुत मेहनत किए हैं दोस्तों, आप लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत बहुत मेहनत की है आप सबके लिए। एस 16 क्या बात करते हैं कि बोरिंग कॉस्ट। आप लोगों को बोरिंग कॉस्ट के बारे में समझाए थे क्या? बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक कंपनी दे रहा है, एक कंपनी लोन लिया है, कि डिबेंचर पे लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, मान लीजिए कंपनी बॉन्ड्स पे लोन लिया है। अगर एक कंपनी लोन लिया है और अगर अगर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट को मिला के अपने लोग क्या बोलते हैं? बोरिंग कॉस्ट। उन सारा इंटरेस्ट को मिला के अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको बोरिंग कॉस्ट। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बोरिंग कॉस्ट। तो यहां भी सेम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। तो फर्स्ट में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे इशूड बाय द चार्टर ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इससे आपका 6-7 लाइन बन जाएगा। दूसरा, फिर लिखिएगा कि बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। सो बोरिंग कॉस्ट रेफर टू द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि हम जो लोन लिए हैं, हम जो डिबेंचर लिए हैं, उसका इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हम जो लोन लिए, हम जो डिबेंचर लिए हैं, उसका इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, कंपनी कितना इंटरेस्ट को खर्चा करना पड़ रहा है, एक बिजनेस को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जैसे मान लो एक कंपनी ने लोन दिया, एक कंपनी ने भैया वो डिबेंचर दिया, एक कंपनी ने बहुत बहुत कुछ दिया, लोन दिया, डिबेंचर दिया या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज दिया, तो उसका इंटरेस्ट कंपनी को कितना देना पड़ रहा है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बोरिंग कॉस्ट। आप लोग एक बार ना रिवाइज कर लेना, वो कंपनी फाइनल अकाउंट्स में रिवाइज कर लेना कौन कौन सा आइटम्स को हम लोग बोरिंग कॉस्ट मानते हैं, ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस 16 इज टू प्रेस्क्राइब हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। एएस 16 बोलता है, एएस 16 ये बोलता है कि हम आपको ये सिखाएंगे कि कितना बोरिंग कॉस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है, किसको आपको एक्सपेंस ट्रीट करना है, कौन कैपिटल में जाएगा, ये सब सिखाता है एएस 16। मतलब एएस 16 ये बोलता है कि किसको आपको एक्सपेंस मानना है, कौन किसको हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देंगे, ये बोलता है एएस 16। एएस 16 बोरिंग कॉस्ट के बारे में बात करता है कि बोरिंग कॉस्ट को किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करना है, किसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है, कौन जाएगा असेट साइड में, कौन जाएगा लाइबिलिटी साइड में, सब कुछ बताता है कौन? एएस 16। एएस 16, एएस 16, ठीक है। और लास्ट में एक ही लाइन आप लोगों को चेपना है, लास्ट में एक ही लाइन तो बार बार आपको चेपना है कि बाय डूइंग दिस
AS 16 ensures that the financial statement showing the true cost of financing, true value of financing, brings ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, वही सब पॉइंट चेपना है। अरे इसी का पॉइंट चेप देना लास्ट में। लास्ट में बोलना कि बाय डूइंग दिस AS 16 ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फीचर्स लिख देना, सीधा सा बात है। लास्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फीचर्स लिख देना। बाय डूइंग दिस accounting standard 16 ensures that financial statements show the true cost of financing। याद रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फीचर्स और ये सब ऊपर ऊपर से पढ़ के जरूर जाना। ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, बना बना के लिख के आ जाओगे। ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं जाओगे तो बना बना के कुछ भी नहीं लिख पाओगे, कुछ भी नहीं, ना ना ना, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ बोरिंग कॉस्ट। एग्जांपल लिख सकते हो, जाके एग्जांपल लिख सकते हो कि बोरिंग कॉस्ट का क्या क्या एग्जांपल होता है। जैसे 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 मान लीजिए कि बैंक लोन्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सबसे पहला एग्जांपल हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फिर हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, फिर हो गया फाइनेंस चार्जेस। फिर आप लिखिएगा फॉरेन करेंसी लोन। ठीक है, आप ये चार चीज एग्जांपल में लिख के आइएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन वो डिबेंचर, फाइनेंस चार्जेस, फॉरेन करेंसी लोन्स। ये सब क्या है? ये सब बोरिंग कॉस्ट का एग्जांपल है, बोरिंग कॉस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट का एग्जांपल है। इसको इसको अपने लोग रिकॉग्नाइज कहां पर करते हैं? लाइबिलिटी साइड में। ये कहां पे बैठता है? असेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में बैठता है। ठीक है, तो इतना इतना आप कर लीजिएगा, मेन पॉइंट्स आपको नहीं करना पड़ेगा, जितना आता है उतना लिखिएगा। ठीक है, इतना इतना सब नहीं करना पड़ेगा, जितना आता है लिख लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, मेन, अच्छा मेन पॉइंट ना कुछ कुछ कर लेना आप लोग, मेन पॉइंट कुछ कुछ कर लेना। हम क्यों बोले मत करना, मेन पॉइंट आप लोग 6 पॉइंट्स कर लेना। मेन पॉइंट्स में आप लोग 6 6 पॉइंट्स कर लेना, 6 6 पॉइंट्स हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। 6 6 पॉइंट कर लेना, समझा देना मेन पॉइंट्स में कि कहाँ कहाँ बैठेगा, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगा, असेट में ट्रीटमेंट होगा, लाइबिलिटी में ट्रीटमेंट होगा, एग्जाम्पल क्या है, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है। एक तो पॉइंट में लिखना कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, एक तो पॉइंट में लिखना कि एग्जाम्पल क्या है, एक तो पॉइंट में लिखना कहाँ पे ये रिकॉग्नाइज होता है, एक तो पॉइंट में लिखना कि असेट में बैठता है कि लाइबिलिटी में बैठता है। ऐसे ऐसे करके अपना आंसर का लेंथ लेंथ आप बढ़ाना। ठीक है, इसमें से भी आप पढ़ लेना कुछ कुछ। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट अर्निंग पर शेयर पढ़ेंगे, अर्निंग पर शेयर। आइए, ये लास्ट है भाई, लास्ट लास्ट अकाउंटिंग थियरी कंप्लीट, फाइनली गाइस कंप्लीट अकाउंटिंग थियरी। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लास्ट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बोला ना, AS1, AS2, AS10 और AS20, ये चार वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब छपेगा ही छपेगा। वैसे तो जितना एएस करवाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन ये चार जो है बहुत छपेगा, AS1, AS2, AS10, AS20। अब AS20 में ना भाई सम्स भी है, एस एस ये 20 में सम्स भी है भाई, सम्स भी है। तो आ जाओ इसको डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 बोलता है अर्निंग पर शेयर का बात, अर्निंग पर शेयर का बात, कि कंपनी में मान लो 100 शेयर होल्डर है, कंपनी में मान लो 100 शेयर होल्डर है ना, कंपनी में मान लो 100 शेयर होल्डर है और 20,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है आपको, तो कितना कितना करके पर शेयर का अर्निंग हुआ है, कितना आपका पर शेयर का अर्निंग हुआ, तो पर शेयर आप कैसे निकालोगे? 20,000 डिवाइड बाई 100। ठीक है, वापस से समझो, कंपनी में 100 शेयर होल्डर है और 20,000 का प्रॉफिट हुआ आपको, तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? एक एक शेयर पे कितना कितना करके अर्निंग हुआ, एक एक शेयर पे कितना कितना करके अर्निंग हुआ, तो 20,000 डिवाइड बाय 100, 20,000 डिवाइड बाय 100, मतलब 200 200 करके एक एक शेयर पर 200 200 करके मिला है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर। तो वही फंडा, वही फॉर्मूला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन पहले लिखना, फिर लिखना इशूड बाय द चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डील्स विद द कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग पर शेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईपीएस का मतलब क्या होता है, ईपीएस का मतलब होता है ईपीएस रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू ईच आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हर एक शेयर होल्डर को कितना कितना अर्निंग हुआ है, हर एक शेयर होल्डर को कितना कितना अर्निंग हुआ है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ठीक है, ईपीएस उसको बोलते हैं अपने लोग। ईपीएस का मतलब क्या होता है, ईपीएस का मतलब होता है, वापस समझाता हूं, मान लीजिए कि आपका कंपनी में 20,000 का प्रॉफिट हुआ और आपके कंपनी में बेटा 100 शेयर होल्डर्स है, तो हर एक शेयर होल्डर को कितना मिलना चाहिए, हर एक शेयर पर कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 20,000 डिवाइड बाई 100, 20,000 डिवाइड बाई 100 निकल जाएगा कि हर एक शेयर पे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS20 is to establish principle for वो determining the and presenting EPS in a consistent and comparable manner। मतलब ईपीएस को कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए कि कंसिस्टेंट मैनर में कैलकुलेट कीजिए, वो कंपेरेबल मैनर में कैलकुलेट कीजिए, सीधा सा बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप आपको यहाँ पे मेन आपको आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ, सुनिए। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, सुनिए, यहां से आप पढ़िए, यहां से आप पढ़िए, सुनिए। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ऑफ ईच आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। मान लीजिए कि कंपनी में मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए 1 लाख का, कितना का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख। उसी कंपनी में शेयर होल्डर जो है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों, उसी कंपनी में शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर शेयर होल्डर है मान लीजिए 1,000 मान लीजिए उसी कंपनी में जो शेयर है, शेयर जो है वो मान लीजिए 1,000 है। तो ये बताइए एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ, एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ, तो एक शेयर पे अर्निंग अगर निकालना है तो 1 लाख डिवाइड बाई 1,000, 1 लाख डिवाइड बाई 1,000 निकल, अगर हम लोग करेंगे तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा, अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ईपीएस, ईपीएस इसको अपने लोग बोलते हैं, ईपीएस अपने लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, कि एक एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ, एक एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ, इसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ ईपीएस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, दो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AS20 is to provide a consistent and comparable measures of profitability that investors can use to assess performance and make decisions। AS20 का ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपेयर कर पाओ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ईपीएस, कितना टाइप्स का ईपीएस है बताओ, बेसिक ईपीएस एंड, सुनो, ईपीएस के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं वो डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं वो डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस तो बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया आता है, बेसिक ईपीएस तो बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया आता है, ठीक है। सबका ही फॉर्मूला आप लोग को बता देंगे, आइए फटाफट से आप लोग सम्स आइए फटाफट से, आप लोग को तो बता दिए था बेसिक ईपीएस कैसे कैसे कैलकुलेट किया था। एक कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और 1,000 शेयर होल्डर है, तो बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करें, 1 लाख डिवाइड बाई 1,000, है ना, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप लोगों को तो पता है ना, 1 लाख डिवाइड बाई 1,000, नेट प्रॉफिट जो हुआ है तेरे, उसके साथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर दे। तो बेसिक ईपीएस निकालने का तरीका है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसको उसको कर दे, निकल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दे, उसको निकल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इतना इतना आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना इतना आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। वो डाइल्यूटेड ईपीएस, वो ठीक है, वो डाइल्यूटेड ईपीएस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बेसिक ईपीएस पढ़ लीजिएगा। सो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आइए एक बार सम्स करते हैं, सम्स कराता हूं, सम्स वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, सम्स पर ध्यान देते हैं, आइए, सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इधर का, आइए देखिए, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट अर्निंग पर शेयर एज पर इंड AS 20। अब देखिए, आइए किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहीं पे अपने लोग बनाएंगे, ठीक है। लिखिए स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस, स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस, है ना, ऐसे करके लिखिएगा और ऐसे करके एक स्टेटमेंट बनाइएगा। देखिए ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। ये सम को किस तरीके से करना है, ऐसा ऐसे सम्स को किस तरीके से करना है, देखिए आपका जर्नल में आया हुआ है, जर्नल में आया हुआ है आप लोग का। सबसे पहले दिया हुआ है शेयर का वैल्यू, सबसे पहले दिया हुआ है शेयर का वैल्यू। शेयर का वैल्यू कितना, 12 लाख रुपए। शेयर का वैल्यू कितना है, 12 लाख रुपए। लेकिन आप लोग को ये नहीं लेना है, आप लोग को क्या लेना है, आप लोग को लेना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मेट सिखाते हैं ईपीएस। ईपीएस का जब कैलकुलेट कर रहे हैं, सुनो याद कर लेना, आप लोगों को ये नहीं लेना, आपको लेना क्या है, स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस। आपको लेना क्या, सबसे पहले लेना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लेना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले लेना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बताओ। ये है आपका 4,000, ओ सॉरी, ये आपका 4 लाख। चार एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ गाइस, पांच पांच सब्जेक्ट 2-2 दिन में पढ़ाना, एक पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ ऑनेस्टली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 4 लाख। 4 लाख आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। अब लेस करो, लेस करो, इसमें से लेस क्या करोगे, टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स लेस कर देना, टैक्स लेस कर देना। तो टैक्स कितना है बताइए, अब बोलिए ना टैक्स कितना है आपका, बोला है कि 40%, आपका बोला है 40% टैक्स, बोला है 40%। तो इसका 40%, 4 लाख का 40% लेस कर दे, 1,60,000 लेस कर दो, मतलब कितना बचा बताओ, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। तो इसको अपने लोग बोलते हैं पैट, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। वापस बोल दे रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स को लेस करना, आपका निकल जाएगा पैट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ठीक है। अब इसमें से अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट करना है वो कर दो। इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट करना है वो कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट करते हैं, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट करना है वो कर दो। लेस करो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो कितना है, कितना उसको पेमेंट करना है भैया, 6 लाख का। ये 12% इंटरेस्ट पे करना है ना, सिर्फ इंटरेस्ट अपने को पे करना है ना, बात खत्म। अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भैया हमको डिविडेंड पे करना है, तो ये डिविडेंड कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख का 12%, 6 लाख का 12% निकालो, 6 लाख का 12% कितना, 72,000, 72,000 लेस कर 2,40,000 लेस 72,000 कितना बचा, 1,68,000 बचा, 1,68,000, 1,68,000, ठीक है। इसको इसको लिखना अर्निंग अवेलेबल टू, इसको लिखना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका नाम पड़ेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब ईपीएस कैसे करके निकालेंगे सर, ईपीएस, ईपीएस कैसे करके निकालेंगे, देखिए ईपीएस निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है आपके पास। देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किस तरीके से निकालते हैं, देखो तो यहां पे देखिए, यहां पे वैल्यू दिया हुआ है 12 लाख, यहां पे वैल्यू बेटा 12 लाख दिया हुआ है और हर एक शेयर का दाम है 10 रुपया। तो 12 लाख डिवाइड बाय 10, 10 जो कर दोगे, 12 लाख डिवाइड बाय 10 जो कर दोगे तो ये क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 12 लाख डिवाइड बाय 10 जो कर दोगे ये आपका निकलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए यहां पे ना अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है बेटा आपको, और यहां पे इसका प्राइस दे दिया है, रेट दे दिया है। तो अमाउंट डिवाइड बाय रेट जो करोगे वो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना निकल रहा है निकालिए, 12 लाख डिवाइड बाय 10, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिर आप निकालोगे अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ऐसे निकालोगे, देखो अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर,
अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? देखो तो शेयर कितना था? शेयर था 1,20,000, शेयर था 1,20,000, ठीक है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये बताओ कि शेयर का टोटल अमाउंट कितना था? शेयर का टोटल अमाउंट कितना था? शेयर का टोटल अमाउंट था 12 लाख, 12 लाख। मैं समझा देता हूं। डिवाइडेड बाई 1,20,000, डिवाइडेड बाई 1,20,000, ये कर दोगे निकल जाएगा। 12 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000, आपका निकल जाएगा 10, आपका निकल जाएगा 10। अब देखो, अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट समझाता हूं। देखो, सबसे पहले ईपीएस अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले, सबसे पहले ईपीएस अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले, सबसे पहले लिखना स्टेटमेंट शोइंग ईपीएस, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग पर शेयर, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग पर शेयर, ठीक है। सबसे पहले लेना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ था? 4 लाख, 4 लाख। इस 4 लाख को ले लेना, उसमें से टैक्स को लेस कर देना। टैक्स कितना दिया था? इसका 40%, 4 लाख का 40% को लेस कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले आप पेमेंट कर देना। तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका 6 लाख। तो 6 लाख का 12%, 6 लाख का 12% होगा ना इसका डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करोगे? 6 लाख का 12%, मतलब ये 6 लाख का 12%, सीधा सा बात, मतलब 72,000, ठीक है। या आप उसको डिविडेंड पे कर दिए। अब जो बचा, अब जो ये 1,68,000 बचा, ये जो 1,68,000 बचा, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपको दो चीज निकालना पड़ेगा, दो चीज, कितना चीज? दो चीज, कितना चीज? दो चीज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालिएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे करके निकाले सर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए, अगर अमाउंट 12 लाख है और हर एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? अगर इक्विटी शेयर का अमाउंट 12 लाख है और हर एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? कि 12 लाख डिवाइड बाई 10, 12 लाख डिवाइड बाई 10। तो ये 12 लाख डिवाइड बाई 10 करके हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल दिए, ठीक है। फिर अर्निंग पर शेयर निकाले। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है कि टोटल अमाउंट बाई टोटल इक्विटी शेयर। ये बताइए टोटल अमाउंट कितना था? ये टोटल अमाउंट था 12 लाख, लिख दिए। और टोटल इक्विटी शेयर कितना था? ये था 1,20,000। तो 12 लाख डिवाइड बाई 1,20,000 किए, तो हमारा ये क्या निकला? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। सिखा दिए ना, बस। बस यही आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, यही आ सकता है। देखो 2012 के, ये देखो ये आया था, ईपीएस का ये आया था वो 2022 में, ठीक है। अब आइए, अब लास्ट कंसेप्ट आज का, अब आज का जो है बेटा लास्ट कंसेप्ट और लास्ट सम, कि आपको कभी बोल दिया कि डाइल्यूटेड निकालो, आपको बोल दिया कि डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, बोला कि बेसिक ईपीएस तो अपने लोग निकालना जान ही गए, बेसिक ईपीएस का फॉर्मेट आप लोगों को बताई थी, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। आप लोगों को कभी बोल दिया कि बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, बेसिक ईपीएस तो अपने लोग निकाल ही चुके हैं, लेकिन आप लोगों को बोल दिया कि बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, डाइल्यूटेड ईपीएस, तो उसको कैसे निकालेंगे और क्या होता है डाइल्यूटेड ईपीएस? अगर आप अपने डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करोगे, अगर आप अपने डिबेंचर्स को भी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो और उसका भी ईपीएस जब निकालते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों डाइल्यूटेड ईपीएस। जैसे अपने लोग तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स का ही जब ईपीएस निकालते हैं उसको बोलते हैं बेसिक ईपीएस। जब अपने लोग इक्विटी शेयर्स का ही ईपीएस जब निकालते हैं उसको अपने लोग बोलते हैं बेसिक ईपीएस। और जब अपने लोग डिबेंचर को कन्वर्ट कर देते हैं इक्विटी शेयर में और उसका भी ईपीएस अगर निकालते हैं, मतलब डिबेंचर था मेरे पास, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में और उसका भी ईपीएस मैंने निकाला, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ये डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब कन्वर्टेड है तू। अरे कन्वर्टेड है, मैंने डिबेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, उसका भी ईपीएस निकाल दिया। तो आओ एक इंपॉर्टेंट सम करते हैं जो कि सीए में पूछा गया था, सीए का क्वेश्चन है, ये सीए का क्वेश्चन। आप लोगों का क्वेश्चन ये फिक्स्ड है, ठीक है। आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये फॉर्मेट बस याद कर लेना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस करना टैक्स, फिर आपका निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना, या अगर मान लो डिबेंचर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर सबसे पहले उनको पेमेंट कर देना,
यहाँ पे डिबेंचर होल्डर भी हो तो सबसे पहले उनको पेमेंट करके हटाना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नॉट द फुल अमाउंट, मतलब 6 लाख का 12%। ठीक है, फिर आपका निकल जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू ईएफएच, फिर आप निकालना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल के फिर आप निकालना अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी शेयर। ये बेसिक क्वेश्चन आप 4-5 बार तो प्रैक्टिस कर ही लेना। ये बेसिस से बेसिस अगर चेंज हो सकता है तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के जगह यहाँ पे डिबेंचर दे देगा, अगर डिबेंचर दे देगा तो डिबेंचर को भी यहाँ पे लेस कर देना पहले, ठीक है। डिबेंचर दे देगा, डिबेंचर का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अब आपको सीए का क्वेश्चंस करवाते हैं कि टफ क्वेश्चंस पूछ लिया तो क्या करोगे, सीए का क्वेश्चंस करवाते हैं और ये सेशंस को अपने लोग खत्म कर देते हैं। अब इधर बोला है कि बेसिक ईपीएस भी निकालो और ये डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालो, तो आइए एक बार फॉर्मेट बनाते हैं। अपने को क्वेश्चन में बोला है कि बेसिक ईपीएस भी निकालो और डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालो, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस एंड ये डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। बस दोस्तों सम्स खत्म हो गया हमारा, इतना ही सम्स आपके लिए सफिशिएंट था। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए बेसिक ईपीएस, यहां पे लिखिए डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, आप लोगों को बेसिक ईपीएस जैसे आप निकालते थे वैसे निकालोगे बेसिक ईपीएस, और बोला डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालो, डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालो। क्या होगा जब डिबेंचर भी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और सब एक साथ। अरे भैया डाइल्यूटेड ईपीएस को हम क्या बोले कि मतलब मान लो कि डिबेंचर भी शेयर में जब अगर मान लो कन्वर्ट हो गया तो उसका भी ईपीएस निकालना पड़ेगा ना। अगर डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। ये लेंगे भैया, ये लेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर लेंगे। लो लो नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर कितना कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे 2,50,00,000 आपका दिया हुआ है, 2,50,00,000। तो बेसिक में भी लो और इसमें भी लो, क्योंकि हम लोग को दोनों निकालना है ना, हम लोग को बेसिक भी निकालने बोला है, हम लोग को ये भी निकालने बोला है, तो एक ही साथ निकाल लेते हैं ना, अलग अलग क्यों निकालेंगे। तो बेसिक ईपीएस में भी लो 2,50,00,000, 2,50,00,000, 2,50,00,000। ठीक है, अब इसको ठीक है, दो 2,50,00,000 लिखो, लिखो आप सीधा कि 250,0,0,0,0, 250 और 5 तो जीरो, 250 फिर 5 तो जीरो लगाओ। ठीक है, मेरा माथा काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है बताओ, देखो और और क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है कि एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर 6 लाख है। मतलब डिवेंचर का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कितना है, 6 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, 6 लाख का है, और हमने टैक्स सेव कर लिया 1,80,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस किसका होता है, डिवेंचर का होता है, डिवेंचर का होता है, मतलब वो डाइल्यूटेड ईपीएस का बात कर रहा है यहाँ पे। बेसिक ईपीएस में डिवेंचर का कैलकुलेशन नहीं होता, ना 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 ना, वो डाइल्यूटेड डीपीएस का बात कर रहा है, वो डाइल्यूटेड ईपीएस का बात कर रहा है यहाँ पे, डाइल्यूटेड ईपीएस का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो किसका बात कर रहा है, डाइल्यूटेड ईपीएस का बात कर रहा है। ठीक है, तो लिखो, लिखो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर टैक्स एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट फॉर टैक्स एक्सपेंसेस। जो करवाए ना वो आप करके चले जाना, वही सम्स है, वही सम्स है बेटा, वो 3-4 सम्स में ही से ही पूछेगा आप लोग और कुछ नहीं। एडजस्टमेंट फॉर टैक्स एक्सपेंसेस एंड कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। ये बताइए कि आप लोगों का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना था, आप लोगों का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ था 6 लाख, 6 लाख दिया हुआ था। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है 6 लाख, लेस कर दीजिए उससे टैक्स, आपने टैक्स कितना सेव कर लिया, इंटरेस्ट आपको जितना देना पड़ेगा उससे लेस कर देना टैक्स, तो टैक्स को लेस कर दो, 1,80,000, 1,80,000 कितना निकलेगा, कितना बताओ, 6 लाख लेस 1,80,000,
और ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ये किसका होता है? डिबेंचर का होता है। तो डिबेंचर का जो भी बात आएगा वो डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा। ठीक है, 4,20,000, 4,20,000 यहां पे लिखो, 4,20,000। ठीक है सर, जोड़ो इसको, जोड़ो इसको फटाफट से। 250, 00,000, 250, 250, 00,000 प्लस 4,20,000, यहाँ पे आएगा 254, 20,000। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या आएगा? फिर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। इसको आप क्लोज क्लोज कर दो, ये आपका ए है, ये आपका ए है। किस तरीके से क्या आता है ऑब्जर्व करो। नहीं कर पा रहे हो तो जितना करवाए हैं उतना में तुम्हारा हो जाएगा, जितना करवाए उतना सफिशियंट है। नहीं कर पा रहे हो ऑब्जर्व छोड़ दो। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, ये कितना दिया हुआ है बताओ? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 50 लाख, 50 लाख दिया हुआ है, 50 लाख दिया हुआ है, तो ले लो 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। उसमें से देखो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच, और यहाँ पे बोला है ईच, ईच डिवेंचर, एक एक डिवेंचर हम लोग 8 इक्विटी शेयर्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। एक एक डिवेंचर हम लोग 8 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक एक डिवेंचर हम लोग एक एक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब डिवेंचर का वैल्यू कितना था? 50,000। 50,000 का डिवेंचर अगर 8 रुपया करके हम लोग अगर मान लो कि कन्वर्ट करें तो 50,000 इंटू 8 हो जाएगा, 50,000 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, 50,000 इंटू 8। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितना था? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 50 लाख करके, 50 लाख करके। ठीक है, फिर लो नंबर ऑफ पोटेंशियल, नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स 50,000 इंटू 8, 50,000 इंटू 8। यहाँ पे देखो ना, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर कितना है? 50,000 ना। और वो लोग 8 इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट करें, मतलब एक एक डिवेंचर 8 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। एक एक डिवेंचर के बदले 8 इक्विटी शेयर मिल रहा है। तो 50,000 इंटू 8, 50,000 इंटू 8 सीधा सा बात है। तो 50,000 इंटू 8 कितना? 4 लाख ना। 4 लाख आप लिखो इसमें, वो डाइल्यूटेड ईपीएस में। अरे कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर का बात कहां पे आता है? वो डाइल्यूटेड में आता है ना। बेसिक में तो कोई वो नाता ही नहीं है ना। बेसिक का क्या करोगे तुम लोग? ये बताओ कि कन्वर्जन ऑफ, अरे ये बताओ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर का बात कहां पे आता है? वो डाइल्यूटेड में आता है। तो 4 लाख होगा यहाँ पे, 4 लाख, 4 लाख होगा यहाँ पे, 4 लाख होगा यहाँ पे। ठीक है, जोड़ो इसको, कितना हो गया? 50 लाख, और यहाँ पे 54 लाख। ठीक है, यहाँ पे 50 लाख, यहाँ पे 54 लाख, यहाँ पे 50 लाख, यहाँ पे 54 लाख। अब ईपीएस कैसे निकालेंगे? ईपीएस, ईपीएस निकालने का तरीका ए डिवाइड बाई बी। ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। इस सम को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी, मतलब 2,50,00,000 डिवाइड बाई 50 लाख कितना निकलेगा? 5। क्या निकलेगा? 5। यहाँ कितना निकलेगा? 4.71। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड कर, फिर इसको इसके साथ डिवाइड कर। ठीक है, ये 2,50,00,000 डिवाइड बाई 50 लाख कितना निकलेगा? 5। फिर 2,54,02,000, ये 2,54,20,000, फिर डिवाइड बाई 5,40,000 कितना निकलेगा? 4.71। ठीक है, ये आपका ईपीएस निकल गया। ठीक है, ये सम को आप बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे बेसिक ईपीएस क्या है और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। सो डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब वही ईपीएस जो डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये नहीं बन रहा है छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो जो करवाया हूं उस पर फोकस करो आप लोग। ये सम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सम करके आना, ये सम आप करके आना, ये सम आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो। ये सम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, इसीलिए प्रैक्टिस कर लो, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, और थियरी पे ज्यादा फोकस करो, बार बार बोल रहे हैं थियरी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिर्फ AS2 से आएगा, AS10 से आएगा और AS20 से आएगा।
मेरे को जितना लगता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। एक कमेंट जरूर करना, थके हारे तुम्हारे लिए एग्जॉस्टेड बहुत अच्छे से अकाउंटिंग थियरी रिकॉर्ड कर दिया हूं, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।